देयर मस्ट बी एन ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग। तो चले मज़ीद देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, हाउ आर यू? शेख नमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, आई वुड रिक्वेस्ट के कैमरा अपना बंद कर लीजिए और फिर हम इंशाल्लाह शॉर्टली स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का सेशन। सो वकार, मेरे ख्याल में अब स्टार्ट कर दें हम। बाकी लोग हमें सेशन के दौरान ज्वाइन करते रहेंगे। ऑल राइट, सो लेट मी शेयर सम स्लाइड्स। 1 मिनट प्लीज। जी, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ऑल राइट। चलें जी, नाउ आई एम स्टार्टिंग। सो आई होप मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है बेहतरीन। जी, अस्सलाम वालेकुम सर सब। वालेकुम अस्सलाम ज़िया साहब, आई एम रियली ग्लैड कि आपने भी आज का सेशन ज्वाइन किया सर। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेलकम सर। चलें, आई होप कि दिस सेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। चलें जी, सो इंशाअल्लाह। आई एम स्टार्टिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As today's topic is visible on your screens, effective communication in professional scenario। तो बेसिकली आज का जो सेमिनार था वो तो हमारे ग्रेजुएटिंग बैच के लिए था। जो स्टूडेंट्स हमारे मतलब उनका फाइनल ईयर है एंड दे विल बी रेडी फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ्स। तो बेसिकली उनके लिए रखा गया था एंड आई वांटेड टू कीप इट सिंपल। और लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा ना चैलेंज मेरे लिए बढ़ गया जब हमारे कुछ स्टाफ मेंबर्स ने भी इजहार किया इसको ज्वाइन करने का। इवन आउटसाइड आवर यूनिवर्सिटी मैनी पीपल शोड देयर इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू दिस सेशन। सो मैं कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज, कुछ स्लाइड्स हैवी वगैरह तो नहीं बना सका, लेकिन आई होप कि जैसे कम्युनिकेशन का मतलब है ना कि हम अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो मेरी जो बात है, मैं विदाउट स्लाइड्स भी या विदाउट वो वेरी हैवी किस्म के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके बगैर भी आप तक अपनी बात ठीक से पहुंचा सकूं। तो बहरहाल कुछ चीज़ें मैंने स्लाइड्स में लिखी हैं, पहले वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो सो द फर्स्ट थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो मेरे ख्याल में हम सभी लोगों को एक जनरल आइडिया है कम्युनिकेशन के बारे में, तो मुझे कोई किताबी डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ एस्पेक्ट्स मैं बताता हूँ आपको। जैसे व्हेन वी से मतलब कम्युनिकेशन इन जनरल क्या बात है कि कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज आवर थॉट्स एंड आइडियाज टू अदर्स। व्हेन वी से एक्सचेंज, तो सेंडिंग एंड रिसीविंग बोथ आर इन्वॉल्व्ड।
मतलब मैंने अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है और दूसरों की बात मेरे तक जो पहुंचनी है उसमें मेरे कान, मेरा दिमाग, सब कुछ इन्वॉल्व होगा। सो मैं कहूंगा कि अगर मैंने किसी को कोई बात कही, उसने समझ ली या उसने उसके रिस्पॉन्स में मुझे कुछ और कहा, तो इट कंप्लीट्स अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, सिंपल एज दैट। अब हमारे यहाँ ना एक मिसकॉन्सेप्शन भी है छोटा सा, कि व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, सो वी कंसीडर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं शुरू में जरा आप लोगों को बता दूं कि कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू और पर्टिकुलर टू एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, जो कि आज का ये मैंने सेकंड टॉपिक सब पॉइंट पे लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन एक एडिशनल स्किल है, जिसमें जरूरी नहीं कि आप अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो सिर्फ वही कम्युनिकेशन है। आप उर्दू में बात करते हैं, इवन पंजाबी में बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन तमाम लैंग्वेजेस में हो सकती है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ग्रामर और करेक्ट सेंटेंस ही नहीं शामिल, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें शामिल है। तीसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन की जो बाकी टाइप्स हैं, तो उसमें सिर्फ बोलना या लिख लेना यही कम्युनिकेशन नहीं है। इट इज अ मेजर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे हम वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें हम अल्फाज का सहारा लेते हैं, चाहे उर्दू में हो, अंग्रेजी में हो या पंजाबी या किसी और जुबान में हो। So it is a part of communication, but it is not the whole definition of a communication. So we have two general types, as one is verbal communication and the other one is non-verbal communication, जिसमें हमारे तमाम तासुरात, हमारी हरकत शामिल हैं। इवन कहते हैं कि साइलेंस इज अ लैंग्वेज, मीन्स कि खामोशी बाज़-औक़ात बहुत अहम पैगाम बाज़-औक़ात लोगों तक शेयर कर देती है। तो साइलेंस इज ऑल्सो अ लैंग्वेज एज फार एज इट इज कम्युनिकेटिंग समथिंग। इसी तरह हमारे हाथ हिलाना, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स जिसे कहा जाता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इफ नॉट, अगर मैं ये इसे ना कहूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम ये इक्वली इंपॉर्टेंट मैं जरूर कहूंगा, और इस पे भी इंशाल्लाह ताला आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो तो है वर्बल कम्युनिकेशन पे, कि what kind of verbal communication should we carry and what should be the general practices while communicating। तो यहां तक जी आइडिया क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। पहले हम कम्युनिकेशन को समझ लें और फिर उसके बाद हम वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की तरफ जाएंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो आपका तो प्लीज पूछ लीजिएगा, और आप मुझे सेशन के दौरान भी कोई सवाल हो, कोई एम्बिग्युइटी हो तो आप पूछ सकते हैं। सो अगर सवाल नहीं है तो इट लीड्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं, चले मैं इस स्लाइड को भी ना जरा खत्म करता हूं, और मैं आप लोगों से पहले पूछूंगा कि व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। आप लोगों में से कोई भी, मेरे स्टूडेंट्स में से वॉलंटरीली अगर बताए कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए। मेरी आवाज आ रही है जी? फिर आप लोगों की क्यों नहीं आ रही? ऑल राइट, ठीक है। मतलब एक आपका पॉइंट ये था कि जी सिंपली टू शेयर योर आइडियाज, आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये था कि लोगों का जो नॉलेज या एक्सपीरियंस है उससे आप कुछ गेन कर सकते हैं। उसका हम सेकंड पर्पस ये लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज नॉलेज। ठीक है, ये भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मतलब इन जनरल पर्सपेक्टिव, ठीक है बात जी। Can you hear me, sir? जी जी बिल्कुल, तनहा बात करें। जी जी तल्ला सर। मतलब ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, मतलब हमें आपस में कोलैबोरेट करके काम करना पड़ता है, तो इस वजह से हमें कम्युनिकेशन लाजमी मतलब करनी पड़ती है, क्योंकि हमें बताना है कि हम क्या करने लगे या हम क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें कम्युनिकेशन मतलब जानवर भी करते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज से नहीं करते, वो उनके डिफरेंट वेज होते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक, इंसान लैंग्वेज से करते हैं। बिल्कुल ठीक। तलहा, तो आपने बड़ा अहम पॉइंट इसमें बताया कि वो अरिस्टोटल ने कहा था ना कि मैन इज अ सोशल बीइंग या सोशल एनिमल उसे कहा जाता है, कि इंसान की एक सोशल नीड भी है टू कम्युनिकेट। और बल्कि इंसान क्या, तमाम जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनके मकासद बड़े लिमिटेड होते हैं। वैसे तो इंसान, हमारे मकासद बड़े वास्ट हैं,
और बाज़ औक़ात अगर कोई ख़ास मकसद भी ना हो, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग नॉलेज और टू गेट थिंग्स डन, अपना काम करवाना, अगर ये तमाम मकासद भी ना हो तो तब भी एक मकसद ये है कि हम ना 1 मिनट प्लीज, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं और मेरा कैमरा ऑफ है तो उसको मैं ठीक कर लूँ जी। तो एक हमारा मकसद ये भी है, वी टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग। हम यानी हम हमारे में ना एक इनबॉर्न क्वालिटी है कि हम दूसरे इंसानों के साथ रह के समाजी रवाबत रख के उनसे बातचीत करके ज़रा खुश होते हैं। तो इसलिए भी हमारे लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और उसमें ना एक पंजाबी का मुहावरा, मुझे नहीं पता कि वो आज चूँकि मेरे रिस्पेक्टेड कोलीग्स भी साथ हैं तो पता नहीं ये मुनासिब लगता है या नहीं, लेकिन वो मतलब सिंपल सी हमारी आम फहम बात है कि जी कहते हैं बंदा बंदे तो दारू है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ यही है कि इंसान इंसान के लिए ही सबसे बड़ी रेमेडी, सबसे बड़ा आसरा इंसान है। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो हमारी कम्युनिकेशन है। तो एक तो ये मामला हो गया कि समटाइम्स अगर हमारा कोई भी काम ना हो, हमने कोई नॉलेज भी नहीं एक्सचेंज करना, कोई काम भी नहीं किसी से करवाना, किसी की बात भी नहीं किसी से मनवानी, तो तब भी कम्युनिकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ आवर सोशल नीड। तो तलहा ने ये अहम पॉइंट मुझे याद करवा दिया, हालांकि मैंने ये स्लाइड्स में नहीं इंक्लूड किया था, लेकिन मुझे याद आ गया, मैं इसको क्लास में ज़रूर पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो चलें, आज जो सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा था ना स्लाइड में, मैं उसकी तरफ आता हूँ। तो लिखा हुआ है जी, लेट मी चेंज द स्लाइड। सबसे पहले लिखा है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स। इसका क्या मतलब है? और हमारे डायरेक्टर थे पुराने, मतलब आफ्ताब साहब। मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग भी मुझे आज सुन रहे हैं। तो आफ्ताब साहब कहा करते थे, उनके साथ एक मीटिंग हुई तो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जी कम्युनिकेशन का अगर पर्पस किसी से मैं पूछूं, या एक किताब में पढ़ा था उसका शायद वो रेफरेंस दे रहे थे कि अगर कम्युनिकेशन का पर्पस किसी से पूछा जाए ना एक लफ्ज में, तो वो है रिलेशनशिप। हम कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम एक तो नए रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें, और दूसरा जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड रिलेशंस हैं उनको मेंटेन कर सकें, उनको हार्नेस कर सकें। तो सिंपली वी कैन से कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू मेंटेन, इस्टेब्लिश और हार्नेस आवर रिलेशनशिप्स। हमारे रिलेशनशिप कमज़ोर भी तब होते हैं जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो या लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, और हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तब होते हैं व्हेन देयर इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि आज हम जरा प्रैक्टिसेस कुछ पढ़ेंगे उसमें से भी। ठीक है जी। सो सबसे जरूरी बात जो मेरे लिए है आज, वो है टू मेंटेन एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स। दूसरा पॉइंट लिखा है टू मेंड द वॉल्स और टू एम्पथाइज। टू मेंड द वॉल्स क्या मतलब है? ये ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अंग्रेजी शायर है, उसकी एक नज्म है, एक इंग्लिश पोएम है, मेंडिंग वॉल्स। अब उसमें वो कहता है कि मतलब मेंडिंग वॉल्स का मतलब मुहावरतन ये इस्तेमाल होता है, पहले ये बता दूं कि दिलजोई करना किसी की, मतलब आप किसी के साथ हमदर्दी करना, अगर कोई दिल में कोई रंजिश हो किसी के, कोई गिला हो, उसको ख़त्म करना। और या कोई वैसे ही कोई डिस्ट्रेस में है, कोई बंदा परेशान है, तो उसकी परेशानी दूर करना अपने अल्फाज के ज़रिए, और वो जिसे कहते हैं ना फील गुड जो एलिमेंट है, वो भी कम्युनिकेशन के जरिए अचीव होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंड द वॉल्स। ये जो इंसान के दरमियान जो फासले हैं ना, उनको मिटाने के लिए भी कम्युनिकेशन बड़ी अहम चीज़ है। उसके बाद हमारे टॉपिक से जो ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक पॉइंट है, टू गेन प्रोफेशनल सक्सेस। जाहिर सी बात है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक रिलेशनशिप है और हमारा लोगों से ही वास्ता है चूंकि, तो वट एवर वी डू और हाउ मच वी आर टैलेंटेड, ये सारा कुछ डिपेंडेंट है कम्युनिकेशन पे। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, अपनी फील्ड में बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर उनके कम्युनिकेशन ज़रा वीक है तो बाज़ औक़ात वो उतना एक्सेल नहीं कर पाते अपनी फील्ड में। तो इसीलिए आपके ज़ाती टैलेंट होने के अलावा प्रोफेशनल स्किल्स का भी प्रोफेशनल स्किल्स में कम्युनिकेशन का टैलेंट भी होना ज़रूरी है। और लास्ट पे मैंने लिखा है टू बी नोन, कि आप जाने जाएं, आपको लोग पहचाने। हजरत अली करमल्ला वजहो का कॉल है कि
कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जया साहब भी आज सुन रहे हैं, नमान साहब भी सुन रहे हैं, तो मैंने ये ऐसे पढ़ा था, आई डोंट नो द रेफरेंस, लेकिन उसमें मतलब ये था कि जब आप कलाम करते हैं ना, कुछ बोलते हैं, तो लोग आपके बारे में जानते हैं। सो टू बी नोन, कम्युनिकेशन इज अगेन एसेंशियल। और इसे ना एक प्रोफेशनल सिनेरियो में मैं आपको बताऊं, बात अगेन बड़ी सादा सी मिसाल है, और ये मुझे ना सादा मिसालें, पंजाबी मिसालें देने का हौसला भी शायद आफ्ताब साहब से मिल गया है कि मैं अपनी क्लासेस में भी इस तरह की देसी मिसालें देता हूँ। तो अक्सर ना हमारे यहाँ, ऑल्दो इट इज अ नेगेटिव एग्जाम्पल, ये कोई बहुत सेलिब्रेटेड एग्जाम्पल नहीं, एक हमारे जो है ना वो सोसाइटी का अलमिया बताता है, लेकिन इट इज ट्रूथ एंड इट प्रिवेल्स। बात यह है कि जी हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आप काम कर रहे हैं ना अपने दफ्तर में बैठ के, वो मेरे कोलीग एक ये मिसाल दे रहे थे कि अगर आप दफ्तर में बैठ के काम कर रहे हैं एक हाथ से, तो सिर्फ आप काम करते जा रहे हैं सुबह से शाम तक, ये काफी नहीं है। आप एक हाथ आप काम कर रहे हैं और दूसरे हाथ से आप अपना डेस्क थपथपा रहे हैं और पता चल रहा है कि यू आर इन द ऑफिस, तो फिर इट विल सर्व द पर्पस। मतलब क्या है कि जब आप काम कर रहे हैं और सिर्फ काम कर रहे हैं, तो इट विल नॉट बी नोन टू द पीपल। लोगों को नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके हायर अप्स को नहीं पता होगा आप क्या कर रहे हैं। आप रिकॉग्नाइज तब होते हैं जब आप बता भी रहे होते हैं कि लोगों मैं देखो काम कर रहा हूँ। सो बज़ाहिर ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि जी और ये पॉजिटिव सेंस में नहीं मिसाल इस्तेमाल होती, लेकिन ये हमारे माशरे का अलमिया कह लो कि हम रिकग्नाइज भी उन लोगों को करते हैं ना जो ज्यादा वोकल हों, ज्यादा बताएं, बेशक करें थोड़ा लेकिन बताएं ज्यादा, और बनिस्बत उन लोगों के जो करते भी ज्यादा हैं लेकिन बता नहीं पाते या उनका कम्युनिकेट नहीं होता मामला। तो इसीलिए भी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी कि आप जो कुछ करते हैं वो दुनिया को बता सकें, आप अपना जो टैलेंट है उसको कैश करवा सकें, अपने स्किल्स जो हैं उनको मनवा सकें, और उसके लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस जरूर पता चल गई होगी कि मैंने ये टॉपिक क्यों रखा था, कम्युनिकेशन स्किल्स इन प्रोफेशनल सिनेरियो। इज देयर एनी क्वेश्चन और कमेंट? और मेरे जो कॉलीग्स हैं उनको मैं जरा एक डिस्क्लेमर दे दूं कि सर जैसे मैंने अभी मुखातिब किया अपने स्टूडेंट्स को, उसकी वजह ये थी, मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे कॉलीग्स यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी के बाहर से भी कुछ मुझे सुन रहे हैं, तो वजह ये है कि आई वांटेड टू कीप इट सिंपल फॉर माय स्टूडेंट्स। अब आप में से बहुत सारी मैं आज जो बातें करूंगा हो सकता है आप लोग ऑलरेडी जानते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स शायद ना जानते हो, इसलिए मैं जरा इस सेमिनार को, इस वेबिनार को बेसिक रख रहा हूँ। जी कोई कमेंट है जी आपका? और शेख साहब ने मैसेज किया था शायद कि मेरा कैमरा बंद हो जाता है, सो आई डोंट नो व्हाट्स द टेक्निकल इशू। कैमरा चलते चलते कुछ देर बाद बंद हो जाता है, या जब मैं प्रेजेंट कर रहा होता हूँ ना शायद तब बंद हो जाता है। चलें जी आगे चलते हैं, इफ देयर इज नो कमेंट। जी सो मुझे ये जर्मन प्रोवर्ब भी एक जगह सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, और लिखा हुआ है, अ मैन इज सेल्डम बेटर देन हिज कन्वर्सेशन। अब वो अगर हजरत अली वाली जो मिसाल है उसको आप जहन में रखें तो इसका भी आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा कि एक आदमी अपनी कन्वर्सेशन से पहचाना जाता है, और अमूमन जैसे लोगों की कन्वर्सेशन हो वो आदमी, वो इंसान भी वैसे ही होते हैं। सो दिस लीड्स टू द प्रिसाइज टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास और टुडेज सेमिनार, जो कि है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द प्रोफेशनल सिनेरियो। अब मैं आपको पहले कम्युनिकेशन के बारे में बताया, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, लेकिन अब मैं आपको इफेक्टिव प्रैक्टिसेस के बारे में बताऊंगा जो हमें प्रोफेशनल सिनेरियो में जहन में रखने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें हमने लिखा है कंसीडरेशन। पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग, लेट मी अलाउ देम टू ज्वाइन द क्लास। जी सो कंसीडरेशन क्या है? व्हेन वी से कंसीडर समवन, इसका मतलब है कि दूसरों, चलें इसका मतलब भी आपको बाद में समझाता हूँ, मैं अपनी बात यहीं पे रोकता हूँ, बल्कि आपको एक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ जो मैं इंटरनेट पर सुन रहा था। आजकल बहुत बड़ा उस्ताद है यूट्यूब, और उसका फायदा ये होता है कि जो कुछ हम किताब से पढ़ते हैं उसके अलावा आपको लोगों के पर्सनल एग्जाम्पल्स का भी पता चल जाता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी इससे मिलता था, लेकिन वो साहब ने बताया, एम्फसाइज करने के लिए कह रहे थे कि इट्स नॉट ओनली कम्युनिकेशन, इट इज कम्युनिकेशन। और यू पे वो उनका एम्फेसिस इस तरह से था, वाई ओ यू, ये जो एक पर्सनल प्रोनाउन है, यू से मुराद वो है, मींस यू
यानी वो इंसान जिससे आप मुखातिब हों, उनकी बड़ी अहमियत है कम्युनिकेशन में। एंड व्हेन वी से टू बी कंसीडरेट और टू अप्लाई कंसीडरेशन, इसका मतलब है कि हमें दूसरों की फीलिंग्स, जज्बात, मूड और पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट बी कंसीडरेट टू अदर्स, इसका सिंपल मतलब है, और मैं मिसाल अभी दूंगा तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं ये पॉइंट्स बता दूं जो मैंने लिखे हैं। सेकंड पॉइंट है जी, वी नीड टू बी कंसीडर्ड इन कम्युनिकेशन। कंसीडरेशन मीन्स टू कंसीडर द रिसीवर्स इंटरेस्ट्स और इंटेंशन। फोर्थ इज इट implies stepping in others shoes। देखें, बहुत सारे मामला जो इंसानों के होते हैं ना, जो मसाइल, वो उनका हल भी ये होता है कि हम जब खुद को दूसरे की जगह पे रख के सोचते हैं। उसके लिए अंग्रेजी में मुहावरा है स्टेपिंग इन समवन अदर्स शूज, यानी आप खुद को किसी और के जूतों में किसी और के जूते पहन कर देखिए कि वो किस सिचुएशन में है। तो आप ये देखें कि हमारे मसाइल का हल भी तब हो जाता है जब हम खुद को दूसरे की जगह पे रख के सोचते हैं, और मसाइल बहुत सारे पैदा होने से हम बच भी जाते हैं अगर हम दूसरों के इंटरेस्ट, इंटेंशंस और नीड्स को सोचते हुए कम्युनिकेट करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नीड, अपनी जो इंटरेस्ट है उसको फरामोश कर दें और जो अपनी इंटेंशंस हैं उनको फरामोश कर दें, नो। लेकिन देयर इज ऑलवेज मल्टीपल वेज टू से अ थिंग। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप सिंपल एक बात को किस तरह से दूसरों के लिए भी फायदेमंद बना सकते हैं, जिसमें आपका अपना भी कोई खास नुकसान नहीं हो रहा होता। तो बात आती है जी ऑडियंस बेनिफिट की। ये जो लास्ट पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द ऑडियंस बेनिफिट इन योर कम्युनिकेशन, और स्पेशली इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आप अगर बिजनेस सिनेरियो में, बिजनेस कम्युनिटी में अगर कर रहे हैं कम्युनिकेट, तो खास तौर पे इस बात का ख्याल रखें। आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स और फिर मैं आपको जुबानी मिसाल देता हूं। देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम। लिखा हुआ जी टेक द ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन, और उसमें फिर लेवल ऑफ एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जब आपने बात करनी हो तो आप इस बात को देखें, ये बात भी जहन में रखें कि दूसरों का नॉलेज लेवल, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, कितना है, और उसके मुताबिक बात करें। और मुझे याद है मेरी इस्लामियात की किताब थी, शायद ये 7वीं 8वीं की किताब थी, तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल लिखा हुआ था जिसको मैं पैराफ्रेज करता हूँ। वो ये था कि लोगों से उनके फहम के मुताबिक बात करो। मुझे अब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद उसके, लेकिन बात का मकसद यही था कि लोगों से उनकी फहम के मुताबिक बात करो, और ये भी एक कंसिडरेशन का हिस्सा है। और फिर रिलेट टू द टारगेट ग्रुप। अच्छा, अब देखें, ये आगे ना एग्जांपल लिखी हुई, और उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा मतलब क्या है कंसिडरेशन से। आप एक बात कर रहे हैं, बात का मीनिंग वही रहेगा, लेकिन उसकी ना टोन और जो एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन है सिर्फ वो चेंज होगा। व्हेन वी से when on an official tour you are not approved first class fare। एक बात तो ये है कि आप दूसरे को कह रहे हैं कि जी तुम जब ऑफिशियल टूर पे जाओगे तो तुम्हें फर्स्ट क्लास टूर या फर्स्ट क्लास फेयर अलाउड नहीं है, ठीक, एक ये बात है। अब इसी बात को आप पॉजिटिव टोन में कंसीडरेट होते हुए कर सकते हैं कि व्हेन ऑन एन ऑफिशियल टूर यू विल बी ट्रेवलिंग इन टूरिस्ट क्लास। वो जैसे आप कह लो कि जो इकोनॉमिकल क्लास होती है, या जो मतलब यानी जो फर्स्ट क्लास नहीं होती उसे हम टूरिस्ट क्लास या इकोनॉमिकल क्लास कहते हैं। तो आप अगर ये कह रहे थे कि व्हेन ऑन एन ऑफिशियल टूर, तो इसमें हमने दो काम किए। एक तो दूसरे की दिल आजारी से बच गए आप, और दूसरा आपने लिखा कि मतलब आपने स्ट्रेट लिखा कि विच ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू यू। तो आप गैर जरूरी तौर पे नहीं और नो का इस्तेमाल नहीं कर रहे इसमें। तो ये भी एक तरह की कंसिडरेशन में बात आ जाती है। आगे एक और मिसाल है, मैं जरा ये आपको ना रिटन एग्जांपल्स पहले बता दूं, उसके बाद आपको एक फलसफा और बताता हूं डेल कार्नेगी का। तो मैंने लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट पॉइंट भी जो है ना इसी से मिलता जुलता है, और ये कंसिडरेशन का ही नेक्स्ट पॉइंट है। मेंटेन द पॉजिटिव एटीट्यूड लिखा है कि अवॉइड अननेसेसरी नेगेटिव मैसेजेस, या नेगेटिव टोन अवॉइड कीजिए। बाजू का ना हमारे जो नेगेटिव मैसेजेस होते हैं, अब नेगेटिव मैसेज दूसरे को एक इंप्रेशन भी नेगेटिव ही देता है, तो इसलिए हमने नेगेटिव मैसेजेस को ना बाजू का बड़ी आसानी से पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे नेगेटिव मैसेज था जी, यू कैन नॉट अवेल द बैंकिंग सर्विस बिफोर 9 AM।
अब इसमें नॉट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि जी आप 9 बजे से पहले बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसी को पॉजिटिव अगर आपने बनाना हो तो आप लिख सकते हैं कि यू कैन अवेल द बैंकिंग सर्विस आफ्टर 9 AM, कि 9 बजे के बाद आप अवेल कर सकते हैं। तो मतलब एक ही बात के दो पहलू हैं और आप जिस मर्जी पहलू को चाहें तो एम्फसाइज कर दें अपनी कम्युनिकेशन में। और हमारी डे टू डे कम्युनिकेशन में इस तरह के बहुत सारे मामला आते हैं जिनको हम फॉरगेट कर देते हैं। हम गैर जरूरी तौर पे ना नहीं का या नेगेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये जो यू एटीट्यूड है ना उससे बच रहे होते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस का भी अलमिया या इंसानों का भी अलमिया ये है कि वो खुद को क्रेडिट देना चाह रहे होते हैं, इसलिए वी का इस्तेमाल बड़ा करते हैं। तो ये जो जिन बच्चों ने वो टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रखी हैं उनको जरा ये फर्क याद होगा। मैं आपको याद करवा देता हूँ, एक था यू एटीट्यूड और एक था वी एटीट्यूड। अब वी एटीट्यूड कहाँ पे इस्तेमाल करना है और यू एटीट्यूड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये आप में से कोई बता सकता है? अगर किसी को याद हो या अभी जितना मैंने आपको बताया इसमें से कोई बात आपके जहन में आई हो। ठीक है। हम्म वेरी गुड। वकार आपने ऑलमोस्ट ठीक बताया। देखें बाजू का ना हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी जब आप बिजनेस वर्ल्ड में होते हैं ना, बिजनेस सिनेरियो में होते हैं, तो हम लोगों को आदत होती है कि जी शायद हम अपने झंडे गाड़ना चाह रहे होते हैं इसलिए वी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी वी आर ग्लैड टू अनाउंस 50% सेल ऑन 50% डिस्काउंट ऑन आवर ब्रांड। तो अब इसमें देखो बात आप ऑडियंस के बेनिफिट की कर रहे हैं, तो इसमें खुद को जो है ना वो अपने कंधे पे थपकी देना जरूरी नहीं है कि आप बताएं कि जी हमने ये काम किया आपके लिए। इट इज वेरी ऑब्वियस कि जाहिर है ये डिसीजन आपका ही है। अब जैसे सिंपल ब्रांड्स के सेल लगती है ना तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ। आप सिंपली अगर यूं कह देना कि यू कैन अवेल 50% डिस्काउंट ऑन दिस परचेज, अब उसमें आपके एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है आपके रीडर के लिए या लिसनर के लिए। उन्हें पता चलेगा कि दिस थिंग इज इन माय बेनिफिट। आप 50 के बजाय 70% बेनिफिट भी दे दें और साथ में वी कह रहे हो ना तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं है। गॉट इट जी। दूसरी बात यह है कि वी जो है ना आप तब इस्तेमाल करें जब आपने कोई नेगेटिव काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, और पॉजिटिव जब काम हो ना तो सबसे पहले यू से स्टार्ट करते हैं। एक और उसमें बात मैं बता दूं आपको, अंग्रेजी जुबान की एक कन्वेंशन भी है कि अगर आपने ना 3 प्रोनाउंस अगर इस्तेमाल हो रहे हो, मतलब मैं, तुम यानी आप, और तीसरा यानी उसका मैं नाम ले लेता हूं फॉर इंस्टेंस जी नबील अगर नाम है तीसरे बंदे का, तो हमारे यहाँ ना इसको आपने इसको प्लेस कैसे करना है इसकी भी एक कन्वेंशन है। वो ये कि अगर तो आपको पॉजिटिव मैसेज बता रहे हैं, कोई अप्रिशिएटिव मैसेज है, तो सबसे पहले उसमें आप यू लिखेंगे, यू, नबील एंड आई वन द टीम प्राइज फॉर इंस्टेंस। आप यूं कहेंगे, यानी यू सबसे पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर आप आएंगे अगर आपने किसी पॉजिटिव काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो तो। अगर आपने नेगेटिव काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो ना कि जैसे जी आप कह सकते हैं कि वी वर लेट बिकॉज आगे अब तीनों लोगों की रीजंस थी, तो उसमें सबसे पहले आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। आई, नबील एंड यू वर एब्सेंट इन द लास्ट क्लास फॉर इंस्टेंस। तो ये कन्वेंशन है जिसमें इसका सिर्फ मतलब ये है कि व्हेनेवर वी आर सपोज टू ब्लेम समवन तो हम यू अवॉइड करते हैं। और हमारी ना ये प्रोफेशनल सिनेरियो से हटके भी अब आप ना जरा इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जब मैं इसको कॉमन लाइफ से आपको मिसाल देता हूं, और आप इसे जो अपनी डेली लाइफ है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। देखिए दुनिया में ना वो डेल कार्नेगी की जो मैं मिसाल दे रहा था, डेल कार्नेगी ने कहा कि दुनिया में, वो डेल कार्नेगी है कौन ये भी आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बताऊं। ये जो आजकल जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितनी भी ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स के राइटर्स हैं, ये ज्यादातर डेल कार्नेगी को फॉलो करते हैं बिकॉज ही वाज द पायनियर इन दैट फील्ड।
ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये मोटिवेशनल टॉक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट फिगर है उसमें डेल कार्नेगी है। और डेल कार्नेगी ना, मतलब इनकी एक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब ये किताब इतनी मशहूर है, दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर किताबों में से एक है। आप किसी भी पाकिस्तानी बुक स्टॉल पे भी जाएंगे आपको मिलेगी। आपकी इवन ये CFD लाइब्रेरी में पड़ी हुई है ये किताब, और दुनिया की हर जुबान में ट्रांसलेटेड भी है, उर्दू में भी मिल जाएगी आपको, अंग्रेजी में भी मिलेगी। तो उसकी जो बातें हैं ना वो बहुत सारे लोग कोट करते हैं, और मैं भी आपको उसका एक छोटी सी बात बताता हूँ। उसने कहा दुनिया में ना कोई बड़े से बड़ा मुजरिम भी हो और जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो, उसे भी अगर आप पूछेंगे ना तो वो भी अपने क्राइम को जस्टिफाई कर लेगा, एंड दे विल हैव देयर ओन रीजंस टू डू। किसी बंदे ने किसी को थप्पड़ मारा हो ना, तो वो आप उससे पूछेंगे तो बेशक वो शर्मिंदा भी हो, लेकिन स्टिल देयर वुड बी अ रीजन। वो कहेगा कि जी इसने ऐसे किया था इसलिए मेरा दिल किया ऐसे थप्पड़ मारने को। कोई किसी का कत्ल भी कर देता ना खुदा न खास्ता, जो कि बहुत बड़ा एक जुर्म भी है, गुनाह भी है, स्टिल दे हैव देयर रीजंस, और वो अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे। वो कहेंगे कि दूसरे बंदे की ये गलती थी इसलिए मैंने ये किया। मींस नोबडी लाइक्स टू टेक द ब्लेम। जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी बंदा तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। डेल कार्नेगी भी ये कहता है, चूंकि हर बंदे के पास अपनी रीजन होती है और वो अपनी जगह पे खुद को ठीक समझ रहा होता है, तो इसलिए तनकीद करना ना गैर जरूरी, किसी को ब्लेम करना, एक्यूज करना, या किसी को किसी गलत काम के लिए मुर्दे इल्जाम ठहराना, ये वैसे इस काम से हमें इस काम को छोड़ ही देना चाहिए। मतलब ये एक बुरी आदत है और इसका फायदा कोई खास जगह पे नहीं होता, अनलेस यू आर वेरी अथॉरिटेटिव और आप अपनी बात धौंस से मनवा लें। कोई थाना कचहरी और कोई इस तरह की जगह हो, कोई इदारा हो पूरा, तो चलो उनकी बात तो बंदा निगेट नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कह दिया कि जी इसको ताहयात जेल में रखें, कैद रखें, तो वो इंसान उसे फॉलो करेंगे ही। इसी तरह आपका कोई बॉस है, वो आप पे कोई बात इंपोज कर देता है, तो आप माननी तो बेशक पड़ेगी, लेकिन इंटरनली हमें वो अच्छी नहीं लग रही होती, और आपका फिर भी वो ख्याल होगा कि नहीं मैं अपनी बात पे ठीक था, मैं अपनी जगह पे ठीक था, मेरे बॉस ने गलत किया मेरे साथ। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ब्लेमिंग एंड अवॉइड एक्यूजेशंस एंड अवॉइड अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। और ये बात भी कंसिडरेशन से रिलेटेड है। बात जो है ना वो हम बाजुकात क्रिटिसाइज किए बगैर भी कर सकते हैं। जैसे जी कोई कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है आपका, बैंकिंग सर्विस है मिसाल के तौर पे, अब उनको भी ये बात सिखाई जाती है कि बजाय आप जी एक जुमला है कि आप लिखेंगे यू फेल्ड टू इनक्लोज द चेक इन द एनवेलप। ये एक सेंटेंस है जो मैं अभी स्लाइड्स में तो नहीं लिख सका, जुबानी आप जरा सुन लें, और मैं बल्कि आपको एम्फसाइज करूंगा। अगर आगे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आप अगर पेपर के ऊपर रखें, तो पेपर और पेन अपने पास रखें और नोट करते जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज बहुत कुछ मैंने स्लाइड्स में नहीं लिखा। तो जी मैसेज ये था कि यू फेल्ड टू एनक्लोज द चेक इन द एनवेलप। अब देखिए इसमें आप ना डायरेक्ट क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, ब्लेम भी दे रहे हैं कि जी तुम एनवेलप में चेक रखना भूल गए हो। इसका आसान तरीका, न्यूट्रल तरीका जो कि लेस हार्श है, वो हो सकता है कि द चेक वाज नॉट एनक्लोज्ड इन द एनवेलप। अब बेशक ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला गया, लेकिन आप ब्लेम इसमें से निकाल रहे हैं। आप दूसरे बंदे को मुर्दा इल्जाम नहीं ठहरा रहे, जो कि हो सकता है आपका कस्टमर हो, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और इवन इंपॉर्टेंट ना भी हो, आपका कोई निक्का बहन भाई हो घर में, छोटा बहन भाई, उसे भी आप बाजू का जो है ना इस प्रैक्टिस को जरा अप्लाई कीजिए अपनी कम्युनिकेशन में। मतलब जरूरी नहीं कि जिन लोगों पे आप डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये बात हो। जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं जरा उनके साथ भी ये स्ट्रैटेजी अपना के देखिए, टू अवॉइड ब्लेमिंग एंड अवॉइड क्रिटिसाइजिंग। हाँ, बाजुकात क्रिटिसिज्म इस्लाह के लिए होता है, तो वो भी, उसमें भी आप इस बात का ख्याल रखें कि वो हार्श ना हो, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना हो, दूसरे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट और वो जो एक खुद एतमादी है वो उसमें कुचली ना जाए। मतलब बड़ा होने के नाते भी बाजुकात आपको किसी को क्रिटिसाइज करना पड़ जाता है, या मैं एक टीचर हूँ और मुझे बाजुकात अपने स्टूडेंट्स को जरा उनकी जो है ना वो तरजीहात दुरुस्त करने के लिए बाजुकात क्रिटिसाइज करना पड़ता है, और थोड़ा सा कोर्सिव स्ट्रैटेजीज भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। लेकिन उसमें इस बात का हमेशा ख्याल हो कि ये किसी का जो पर्सनल बिलीफ है ना अपने बारे में, उसको ना खराब करे।
हाँ उसे ये लगे कि यू आर हिज और हर वेल विशर, इसलिए आप ये बात करें। चले ये पॉइंट जरा लंबा हो गया, आगे चलते हैं इससे। मेरी बातें समझ आ रही है? इनको बयान ज्यादा सख्त तो नहीं हो रहा, या मैं कुछ ज्यादा डिटेल से तो नहीं बता रहा बकार? मतलब अगर आप चाहें तो मैं जरा स्पीड से भी पढ़ा सकता हूँ और गैर जरूरी डिटेल एलिमिनेट कर सकता हूँ। और इसी तरह जो मेरे बाकी कॉलीग्स हैं वो भी प्लीज अपनी राय का इजहार कीजिए, चूंकि जिस स्पेस पे मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे लग रहा है इट विल टेक मच टाइम, और हालांकि हमारा जो प्लान है वो 1 घंटे का सेशन है। उसमें ये असल में ना टॉपिक ऐसा है कि मैं पूरा सेमेस्टर चाहूँ तो इस पे पढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस पे 3 दिन की वर्कशॉप करा सकता हूँ जिसमें वो हैंड्स ऑन वर्कशॉप हो, मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करूँ और आपकी प्रैक्टिस करवाऊँ। तो मतलब एस्पेक्ट्स स्ट्रेटजीज बहुत ज्यादा हैं इसमें इफेक्टिव प्रैक्टिसेस की, और ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये सिमट जाए जरा। तो इट लीड्स टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों एंड माय रिस्पेक्टेड कॉलीग्स। हाँ मैंने अगला पॉइंट भी उसी से रिलेटेड लिखा है जो कि शायद मैं बता भी चुका हूं कि पॉजिटिव मैसेज लिखें और अवॉइड हार्श टोन इवन वाइल कंप्लेनिंग। तो हार्श टोन से ना बचने की कोशिश करें चाहे आपने कंप्लेन भी करनी हो। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ना एक तासुर है कि जब आपने कंप्लेन करनी है तो उसका मतलब है आपने लड़ना है। आप जी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए, पिज्जा अच्छा नहीं आया या उनकी सर्विस में कोई कमी रह गई, तो आप उनसे कंप्लेन इस अंदाज से करेंगे कि आप लड़ेंगे और उन्हें बताएंगे कि मैं तो तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप कर दूंगा, मैं तुम्हारी फेसबुक पे रेटिंग इतनी गंदी दूंगा, मैं खप डालूंगा कि तुम्हारे बाकी कस्टमर्स भी सुने कि तुम्हारी सर्विस कितनी गंदी है। मतलब हमारे यहाँ ना एक ये जब कंप्लेन करनी है ना तो हम हार्श हो जाते हैं, और स्पेशली व्हेन वी आर ऑन अ पोजीशन कि जहां पे हमें पता है कि वी आर ऑन द अपर हैंड, और जो हमारा वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है या आपका कोई फैमिली मेंबर है जो कि आपसे थोड़ा सा सबऑर्डिनेट हो सकता है या आपसे कोई आपकी अथॉरिटी उनसे ज्यादा हो, तो तब हम जरा ना लिबर्टी लेते हैं कि हम अपनी कंप्लेंट्स में बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं। तो बात ये है असल में जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कंसिडरेशन और कर्टसी का तकाजा है कि आपने चाहे जितनी मर्जी सख्त कंप्लेंट क्यों ना करनी हो, मजा तब है कि अगर उसमें ना बू ना आए, मतलब वो जो डंग मारने वाली बात है ना वो ना नजर आ रही हो कि जी आप तो लड़ रहे हैं, आप मतलब बदतमीज होना तो दूर की बात है, ऐसा भी ना हो कि ये नजर ना आए कि जी आप जो है ना वो बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हैं अपने एटीट्यूड में। ठीक है बाज़ औक़ात आपको सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन वो भी जरा एक एजुकेटेड एक पढ़े लिखे अंदाज में हो तो ज्यादा बेहतर है। मैं ना ये कोई अगली जो मिसाल है, चूंकि टाइम कम था तो मुझे कोई और मिसाल जहन में नहीं आई, तो मैंने अपनी ही एक ईमेल इसमें शामिल कर ली। नॉट बिकॉज कि जी मैं बहुत कोई अच्छा कम्युनिकेटर हूँ या कोई मेरे से बेहतर कोई ईमेल ही नहीं लिखता, तो ये कोई अपनी ज़ात की तशहीर करने के लिए बिल्कुल नहीं मैंने ऐड की ये वाली ईमेल, और ना ही किसी अपने कॉलीग को डिस्पैरेज करने के लिए की है, चूंकि जाहिर है मैंने यूनिवर्सिटी के केस में लिखी है, यूनिवर्सिटी के सिनेरियो में, तो टाइम की कमी की वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया। लेकिन आई होप कि आप इससे वो मैसेज समझ लेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको पहले वो वाकया बताता हूँ कि किस वजह से मुझे ये ईमेल लिखनी पड़ी, जो कि मैं आपको कहूंगा अभी पढ़ने के लिए। तो मेरा ना जब ऑफिस चेंज हुआ तो उसमें वो विंडो जो थी तब शदीद सर्दी थी, जनवरी का शायद मौसम था, और उसमें ना जो विंडो थी उसमें थोड़ी सी स्पेस थी, वहां से हवा भी आती थी, डस्ट भी बड़ी आती थी, और अगर एक साइड पे हीटर चल भी रहा है ना ऑफिस में तो दूसरी साइड से ठंडी हवा की वजह से बंदे का आधा जिस्म ठंडा और आधा जिस्म गर्म होता था, और ऑफिस में बैठना मुश्किल था चूंकि वो 3rd फ्लोर पे ऑफिस था और हवा भी बड़ी शदीद आती थी। तो उसमें ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और होता ये था कि जब जरा सा सूरज जब दोपहर होती थी ना, जब धुंध वगैरह कम होती थी, सूरज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ता था, और तब वही ऑफिस जो सुबह ठंडा हो रहा होता था रात को या शाम को सॉरी दोपहर को ना बड़ा वो गर्म भी हो जाता था, मतलब कमरे में हीट हो जाती थी क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं थी। बहरहाल ये मसला था, वर्बली जुबानी तौर पे फोन करके या पर्सनली बता चुका था कि जी इस ऑफिस में कर्टन्स या ब्लाइंड अगर लग जाएं तो बेहतर हो जाएगा मामला, और रिक्वेस्ट कर चुका था कई दफा। मेरे कोलीग जो मेरे साथ ऑफिस शेयर कर रहे हैं वो भी ये काम कर चुके थे, लेकिन ना वो शायद मतलब ऑफिशियल मामला में को अप्रूवल वगैरह लेने में या कोई भी वजह हो सकती है, आई डोंट नो कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द डिले, लेकिन 2-3 हफ्ते इसी काम में गुजर गए
और वहां पे बैठना मुश्किल था। तो अब ऐसा भी नहीं कि बंदा दूसरों के ऑफिस में जाके बैठा रहे, तो मुझे ना एक ईमेल लिखनी पड़ी। लेकिन अब ईमेल में मेरी कोशिश यही थी कि मैं हार्श बात ना करूं। हमारे यहाँ ये होता है कि जी हमने जब सबसे पहले ईमेल करनी होती है ना प्रोफेशनल सिनेरियो में, तो हम सीसी जो कार्बन कॉपी है उसके पर्पस को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जी किसी बड़े को इन्वॉल्व करें, किसी सीनियर जो कोई हेड है या उस डिपार्टमेंट का हेड है या ओवरऑल कैंपस डायरेक्टर है, उनको इन्वॉल्व करें कि जी ये बंदे काम नहीं कर रहे, तो इनकी मैं जरा तबीयत सेट करने के लिए ना सीसी डायरेक्टर साहब को या मैं डिपार्टमेंट हेड को या किसी तरह के भी मतलब किसी मैनेजर को ऐड कर लूं ताकि ये लोग जरा काम जल्दी करें। तो हमारे यहाँ तो खैर ये भी एक, मैं ये नहीं कहता कि चलो कंप्लीटली गलत प्रैक्टिस है, लेकिन लोगों को फिर यूं करवाना पड़ता। लेकिन व्हाट अदर ऑप्शन डू वी हैव? उसमें एक तरीका तो ये जी कि आप डायरेक्ट कंप्लेन करें और दोबारा बताएं कि जी मैं 2-3 हफ्ते से आपको गुजारिश कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप मेरे ऑफिस में कर्टन्स नहीं लगा के दे रहे और इट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल, और मैं तो इस बात को कंप्लेन करूंगा, अगर 1 हफ्ते में ना लगे तो मैं डायरेक्टर को कंप्लेन करूंगा। एक तरीका तो ये है हमारे पास, ठीक, जो कि अगेन हार्श है। इससे हो सकता है कि वो अगले हफ्ते तक आपके कर्टन्स तो लगा दें, लेकिन एक ना वो जो आपका ह्यूमन रिलेशनशिप और वो जो बॉन्ड की हम बात कर रहे थे ना, कम्युनिकेशन का जो एसेट है, वो मुतासिर हो गया। बंदे के दिल में बात रहेगी कि यार एक छोटे से डिले की वजह से ना मैं ना औखा हो गया सी, चाहे ईमेल पे ही क्यों ना हुआ हो या कोई जुबानी फोन पे क्यों ना हुआ हो, लेकिन बंदे के दिल में ये बात रहती है कि उसने डायरेक्टर को सीसी रख के साथ ही ईमेल कर दी, या उसने मुझे ईमेल में भी वो सख्त बात कही थी तो इसने टॉलरेट नहीं किया। यानी वो जो आपका पर्सनल बॉन्ड है ना, वो उतना कोई अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा आपके रिलेशनशिप के लिए जो जरूरी था। तो आई अटेम्प्टेड कि जो मैं बात आपको पढ़ा रहा हूं वही बात मैं खुद भी उस पर अप्लाई कर सकूं। जी 1 मिनट प्लीज। अच्छा, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट तब ज्वाइन करें जब तकरीबन घंटा होने वाला है। अच्छा चले, बहरहाल, तो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। मैं बजाय आपको पढ़ने के कहने के खुद आपको पढ़ता हूँ और साथ में इसको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। स्क्रीन सबको नजर आ रही है जी? यस सर। अच्छा जी, तो इसका ना ये ईमेल का टाइटल वही था, विंडो कर्टन्स स्लैश ब्लाइंड्स, यानी या कर्टन्स लगवा दें या ब्लाइंड्स लगवा दें। ये मैंने सब्जेक्ट लिखा। डियर सर आगे लिखा, आफ्टर द रीसेंट चेंज इन रूम्स द ऑफिस अलॉटेड टू मी हैज अ जनरस विंडो। अच्छा, अब देखो पहली बात जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट है ना उसको थोड़ा सा बयान कर दें कि चलो रूम भी अच्छा है और उसमें विंडो जनरस है, जो कि एक एसेट समझा जाता है, एक अच्छी बात है। लेकिन साथ ही मैंने ना वो दूसरी बात भी लिखी, खैर, which does not only present a picturesque view of the suburbs of चिन्योट, यानी जिससे ना सिर्फ चिन्योट के गिरदो नवा के खूबसूरत मनाजर नजर आते हैं, बल्कि बट also permits the extreme heat or cold to enter inside the office। मतलब एक फायदा तो मैंने बता दिया, लेकिन उसी सेंटेंस में थोड़ा सा नुकसान भी उसका बता दिया कि जहां मंजर तो बड़े अच्छे नजर आते हैं लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड और हीट भी साथ में आ रही होती है। The harsh weather conditions in the office often make the stay difficult and hamper productivity। आप उसमें बता देते हैं कि उससे आपको मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो बता दिया जी कि हार्श वेदर कंडीशन से ना बैठना मुश्किल है और प्रोडक्टिवली आप काम नहीं कर सकते। You are therefore requested to kindly render suitable blinds or curtains for effective insulation। 1 minute जी, let me allow these people। अच्छा, तो हाँ, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। देखें, आप शुरू बात पॉजिटिवली करें, अपना मुद्दा भी आपने सारा बयान कर दिया और बात एंड भी पॉजिटिवली करें, और फिर देखेंगे क्या आपकी पॉजिटिव बात का कोई असर होता है। हाँ, अगर इन केस इस तरह से भी मामला आपको प्रॉपर जवाब ना मिले कि जी अगर कर्टन्स लेट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, या आपके ऑफिस में कर्टन्स नहीं लग रहे, तो फिर आप थोड़ा सा इससे कोअर्सिव स्ट्रेटजी की तरफ तब जाइए। लेकिन इट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप कि आप शुरू में ही मतलब 1 या 2 मौकों के बाद ही जो है ना वो अपनी टोन हार्श कर लें। मैं तो बल्कि समझूंगा कि इस ईमेल के बाद भी अगर कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स ना हो तो तब भी आपको हार्श होने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। सो कैन यू रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग? बात आपको सिर्फ किताबी सी तो नहीं लग रही जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से दूर हो? आप प्लीज मेरे साथ ना, जो मेरे कॉलीग्स अटेंड कर रहे हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, आप प्लीज मुझे फीडबैक देते जाइए ताकि मैं उसके मुताबिक अपनी जो है ना वो गुफ्तगू कर सकूं।
लेकिन सर इसमें एक प्रॉब्लम भी हो सकता है कि मतलब अगर हमने 2-3 ईमेल सिर्फ इसी तरह की हैं, तो वो थोड़ा लाइट नहीं ले जाएंगे कि ये बंदा तो चलो मतलब इजी पीजी सीन है, तो इसको लेट ही करते रहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2-3 ईमेल्स इसी तरह की ही करेंगे। देखें, पहला स्टेप था कि जी आपने वर्बली उन्हें फ़ोन पे या ज़ुबानी अगर आपको मिले तो उन लोगों को कह दिया जिनकी ड्यूटी है। ठीक है, अगर वो नहीं कर सके तो आपने उन्हें ईमेल कर दी। अब ईमेल का आप रिस्पॉन्स जो है उसका इंतज़ार कीजिए कि या तो वो काम करवा देंगे या आपको रीज़न बताएंगे कि क्यों नहीं करवा सके। फिर उसके बाद हमारे पास वो पाकिस्तानी तरीका तो है ही, तो उसमें भी अगेन आप हार्श बेशक ना हो, लेकिन आप उसको उनके हायर अप जो है ना, मतलब को मैनेजर हो, डिप्टी मैनेजर हो या कोई डायरेक्टर हो, तो उनको आप उनके इल्म में भी ला सकते हैं कि देखें जी जिनका काम है वो नहीं कर रहे और ना ही कोई तसल्ली बख्श जवाब दे रहे हैं। ठीक, तो उसमें ये नहीं ओके होता कि आप मतलब फिर भी मतलब आपको एक तो ये भी नहीं कि लोग आपको लाइट लेंगे और ना ही आपको तब भी हार्श होने की जरूरत नहीं है। देर आर सम एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें एक ट्रेंड भी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का कि उसमें आपने ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल या ये जो कंप्लेंट्स हैं उसके क्या तरीके हैं और क्या कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं। तो वो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं आपको उसके ट्रेंड्स का भी पता चल जाता है। और नॉर्मल ट्रेंड जो मैं बता रहा हूँ यही है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में फिर ना आप वो किसी हायर अप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ओके सर। जी चलें जी, दिस लीड्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। और अच्छा, एक और बात रह गई थी, ये तो हमने चलो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव टोन से रिलेटेड बात की, और जो मैं पहले बता रहा था ना आपको यू एटीट्यूड से रिलेटेड, तो चलो उसके लिए मैं बल्कि ना अगर टाइम मिला तो वो मैं एंड पे बात बताऊंगा, अभी चूंकि टाइम कम है हम अगले पॉइंट जरा कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जी, जो कि बेशक हर जगह पे बहुत बड़ा पॉइंट नहीं समझा जाएगा लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ है जी, अवॉइड सेक्सिस्ट लैंग्वेज। सेक्सिस्ट लैंग्वेज या बायस्ड लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है? बज़ाहिर ही हमें को बड़ा पॉइंट नहीं लगेगा लेकिन हमें इसे सोचना चाहिए। व्हेन वी से कि मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, अब यहाँ मैन से मुराद सिर्फ आदमी नहीं है बल्कि इंसान है। ऐसे ही है, हम बाजू का ना ह्यूमन बींग्स की जगह मैन इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसी तरह हम कहते हैं जी चेयरमैन, वाई देर इज नॉट अ चेयर वुमेन। पहले ये इतराज आया फेमिनिस्ट की तरफ से कि जी आप तो लैंग्वेज में भी फेमिनिज्म का ख्याल नहीं रखते और खवातीन को ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो अपार्ट फ्रॉम फेमिनिज्म आपके जो जाती नजरियात, चाहे फेमिनिज्म प्रो फेमिनिज्म हो या उसको आपको ज्यादा प्रमोट ना भी करते हो, लेकिन आप लैंग्वेज में इस बात का ख्याल रखें कि इट शुड बी ऑल इंक्लूसिव। आपकी लैंग्वेज में ना एक तो जेंडर बायस ना हो, दूसरा आपकी लैंग्वेज में कोई रेसिज्म ना नजर आए, या तीसरा आपकी लैंग्वेज में कोई जनरलाइजेशन और वो जिसे कहते हैं ना हार्श जजमेंट ना हो। जनरलाइजेशन का क्या मतलब है जी, कि पूरी दुनिया में वेस्ट में खासतौर पर यह तासुर चला गया कि अगर एक बंदा जिसकी लंबी दाढ़ी है या सर पे कोई उसने टोपी रखी है या पगड़ी बांधी हुई है तो हो सकता है वो कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से हो, या एक बड़ी आसान सी बात कर दी जाती है कि जी ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। अब वो टेररिज्म का जो एक कलंक है वो अमूमन तमाम मुसलमानों के माथे पे लगा दिए जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो इट इज यू कैन से हाफ नॉलेज या हेफ्टी जनरलाइजेशन, कि हम एक छोटी सी बात को जनरलाइज कर देते हैं और अपनी लैंग्वेज में उस बात का ख्याल नहीं रखते कि इससे किसी की दिल आजारी हो सकती है, हम किसी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं या किसी ग्रुप को मिस कर रहे हैं जिनकी कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। चले मैं ना आपको एक सेंटेंस बताता हूं सेक्सिस्ट लैंग्वेज के हवाले से, आपने इसको करेक्ट करना है और मुझे बताना है, और मैं देखता हूं कि कितने लोग इसे करेक्ट कर पाते हैं। आपके पास अगर पेन एंड पेपर हो तो इसे लिख लीजिए प्लीज। ऑल द बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स आर इनवाइटेड टू द डिनर विद देयर वाइफ्स। लिख लिया जी, ऑल द बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, या यूं कर लो ऑल द मैरिड बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स शुड कम एट द डिनर विद देयर वाइफ्स। तो अब आप बताइए व्हाट्स रॉन्ग विद दिस सेंटेंस, इसमें इसको आपने अगर करेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, और अगर इसमें आपको मिस्टेक नजर आई है तो वो क्या है?
सर जब एक दफा उन्होंने कह दिया कि मैरिड कपल ही आएंगे बिजनेस में, तो विद वाइफ्स का तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, सो ऑल राइट, चले आपका पॉइंट मैंने समझ लिया। आफाक बता रहे हैं। जी सर। ऑल राइट, आफाक साहब इसको कैसे करेक्ट करें, हम इसे ठीक कैसे करें? सर सिंपली जब उन्होंने कह दिया कि मैरिड कपल, मतलब जो बिजनेस पार्टी है, जो भी एग्जेक्टिव्स की जो मैरिड कपल है, जी उन्होंने जी, मतलब शुरू में ही अपने आप को मतलब उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि मैरिड कपल के लिए ये बिजनेस पार्टी है, तो फिर विद वाइफ्स का तो मतलब नहीं बनता, सिंपली चलो विद मैं वाइफ्स में पॉइंट तो तो आपका समझ गया ना। आप मुझे उसको रीफ्रेज करके बोल के बताओ ना कि सेंटेंस सर करेक्ट क्या होगा। सर वी कैन से विद देयर फैमिलीज इंस्टेड ऑफ विद देयर वाइफ्स, आई थिंक। विद देयर फैमिलीज, चलो यस ठीक सर, है। दैट्स माय पॉइंट। वन आइडिया, वन आइडिया। अच्छा, अगर चलो मैं मैरिड का लफ्ज अगर खत्म कर दूं, तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि ये बात मैरिड लोगों के लिए, अब हो सकता है एग्जेक्टिव्स मैरिड ना हो, तो चले आप अगर मैरिड का लफ्ज वैसे ही खत्म कर दें कि ऑल द बिजनेस एग्जेक्टिव्स आर इनवाइटेड विद देयर वाइफ्स एट द डिनर, अगर मैं यूं कर दूं तो तब इसको आप कैसे करेक्ट करेंगे? मुझे अभी तक ना ट्रू आंसर नहीं मिल सका इसका। सर वी कैन से विद देयर लव्ड वंस। विद देयर लव्ड वंस, अच्छा। सर वाइफ्स, मुझे वो लगा ना, बिल्कुल उनकी तरफ इशारा हो रहा है ना कि अपनी वाइफ्स को लेके आओ, तो विद देयर लव्ड वन से ऐसे हो रहा है कि आपके मतलब थोड़ा सा जरा वो हो रहा है। नहीं आपकी बात ठीक है, मैं समझ गया और आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन अब देखो ना, लव्ड वंस जब कहते हैं तो इट्स अ ब्रॉड वर्ड, उसमें अगला पूरा मोहल्ला उठा ला है कि जी सारे बच्चे मोहब्बत करते हैं और मैं जी उनसे सर। मोहब्बत करता हूँ तो जी सर मतलब बहुत। वो ना मामला ठीक नहीं रहेगा। तो चले मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि टाइम कम है, तो जी देखिए, सर। पहले मैं आपको मसला बताता हूँ कि मसला क्या था इस सेंटेंस में और फिर इसको ठीक कैसे करना। तो मसला ये था कि देखें, यहाँ पे भी ना वो जैसे मैंने जनरलाइजेशन वाली बात की कि हम जनरलाइज कर लेते हैं कि ऑल द बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स वुड बी मेन। मतलब ये नहीं कि जी मैं फेमिनिस्ट हूं तो सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आप सिर्फ मर्दों को क्यों जहन में रख रहे हैं, लेकिन ये एक लैंग्वेज का तकाजा भी है ना कि जरूरी नहीं कि जी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स मर्द ही होंगे और वो अपनी वाइफ्स को लेके आए, हो सकता है वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स फीमेल हों, खवातीन हों, और उनके वो भी मैरिड हों और उनके हस्बैंड्स हों। तो ये एक जनरलाइजेशन है जो कि हमें लैंग्वेज में अवॉइड करनी चाहिए, और ये भी कंसीडरेशन में ही पॉइंट आता है। इसको ठीक करने के लिए आसान सा लफ्ज है हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों की बहस को खत्म कर देता है एक लफ्ज, वो है स्पाउस। सो आप यूं कह सकते हैं कि ऑल द बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स शुड कम विद देयर स्पाउसेस एट द डिनर, या शुड अकम्पनी देयर स्पाउसेस एट द डिनर। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर, यस। इसी तरह आप जब कहते हैं कि जी मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें फ्लॉ ये था कि ऑल दो आपको जो पुराने राइटर्स हैं ना, आज से 10-20-30 साल पुराने राइटर्स, वो सारे बड़े इजीली इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हुए नजर आएंगे और मैन से मुराद इंसान ही लिया जाता है। लेकिन आजकल चूंकि फेमिनिस्ट क्रिटिक भी बढ़ गया, इस वजह से भी लोगों को जरा इस मामले पे नजर पड़ी कि हमारे पास जब न्यूट्रल वर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग जब आप कह सकते हैं, तो फिर आप हमेशा वो सहरा हर बात का आदमी के सर पे ही क्यों डालते हैं? ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि न्यूट्रल टर्म्स इस्तेमाल करें। अगर आप हिज एक प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो उसके साथ स्लैश लगा के हर भी लिखिए, और अगर आप हिज और हर नहीं लिखते तो आप वन, एक न्यूट्रल प्रोनाउन है कि जी वन शुड बी कंसीडरेट, आप ये कह सकते हैं, बजाय ये कहने के कि ही शुड बी कंसीडरेट आप ये कह सकते हैं वन शुड बी कंसीडरेट। तो वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शंस। तो वन एक न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल टर्म है। इसको आप और ब्राउज विंडोज, अच्छा जी, चलें एक मैसेज आया था। तो कैन यू रिलेट टू माय टॉक जी? बात समझ आ रही है? यस सर। को बयान सख्त तो नहीं हो रहा नौजवानों? हाँ सर। अच्छा, चलें जी, आगे जो बात है वो भी मैं ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से करूंगा। सिकंदर साहब अगर मुझे सुन रहे हों तो सर, आई वुड लाइक टू रिलेट टू यू। सिकंदर साहब, आर यू इन द मीटिंग?
मेरा ख्याल सिकंदर साहब फिलहाल नहीं है, वैसे सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था आज। सो चले, कर्टसी की बात, वो 7 सीज में भी आपने ये कर्टसी पढ़ा होगा, आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैं इसको ना ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में जरा बताऊंगा आपको। वो ये है कि कर्टसी का मतलब सिंपली तो ये है ना कि टू बी नाइस। वो जैसे उर्दू में हम कर्टसी को ट्रांसलेट करते हैं ना शाइस्तगी की टर्म में, तो शाइस्तगी का मतलब क्या है कि जी एक तो लिखा हुआ ना कि आप पोलाइट टर्म्स, पोलाइट एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू, सॉरी, अपोलॉजी, या वो जैसे कहते हैं ना आई एम रियली ग्लैड या ग्रेटफुल, इस तरह के वर्ड्स आप अपनी ईमेल्स में या रिटर्न या स्पोकन मैसेजेस में इस्तेमाल करते हैं। दैट इज फाइन, लेकिन कर्टसी सिर्फ यहीं तक नहीं आ जाती। कर्टसी में ना आप ट्रूली दूसरे बंदे की केयर करते हैं और उनके बारे में, उनके जज्बात, एहसासात के बारे में आपको ख्याल है, इसकी आप ना अपनी टोन, अपनी बात से भी जरा इजहार करते हैं। और उसमें पहला स्टेप आता है कि व्हेन यू स्टार्ट योर मैसेज, तो आप सैल्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि हम किसी को किस नाम से बुला रहे हैं, जैसे मिस्टर अकरम, मिस्टर अयूब, या सर नोमान, सर तलहा, मिस जैनब, मिसाल के तौर पे। अब आपके जो मुखातिब करने का अंदाज है ना, उसमें मैं थोड़ा सा ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशन आपको जरा समझा सकूं। हमारे यहाँ जब ईमेल लिखते हैं ना, तो हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, या डियर आगे उनका नाम, डियर रिमल मिसाल के तौर पे, डियर रिमल फातिमा मिसाल के तौर पे मैंने लिखा। अब डियर जो है ना, हमारे यहाँ लोग शायद इसको ट्रांसलेट करते हैं प्यारे की सेंस में, और हमें लगता है कि बाज़ औक़ात ये वर्ड नामुनासिब है किसी दूसरे जेंडर के लिए इस्तेमाल करना या अपने से बड़े के लिए इस्तेमाल करना। तो मैं थोड़ा सा ना ये मिसकॉन्सेप्शन आपकी जरा दुरुस्त कर दूं कि अंग्रेजी में इसकी वही इंटेंसिटी नहीं है जो हम उर्दू में समझते हैं। सो इट इज कंसीडर्ड अ वेरी न्यूट्रल वर्ड। आप चाहे किसी बड़े को लिखें या छोटे को लिखें या किसी ऑपोजिट जेंडर वाले को लिखें, डियर इज यूनिवर्सली और ग्लोबली एक्सेप्टेड। तो हमारे यहाँ ना टीचर्स कुछ एम्फसाइज करते हैं कि जी मैं क्या तुम्हारे जितना हूँ जो तुम मुझे डियर सर करके लिख रहे हो, अपने स्टूडेंट्स को लिखेंगे, या वो बच्चों को कहेंगे जी कि अगर आपने बड़ों के लिए लिखना हो तो आप रिस्पेक्टेड सर लिखें। तो ठीक है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है अगर आपके ये बिलीफ है, लेकिन ट्रू कन्वेंशन भी बच्चों को बतानी चाहिए कि जरूरी नहीं कि आप इंटरनेशनल सिनेरियो में भी रिस्पेक्टेड ही लिखें, बल्कि वो लोग तो ये चाहते भी नहीं। अगर आपने वेस्टर्न कम्युनिटी में लिखना हो ना, तो आप रिस्पेक्टेड या सर वगैरह जैसे सैल्यूटेशन इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल आप मिस्टर और आगे उनका नाम लिख दें, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। और उसके बाद डियर जो है, इट इज कंसीडर्ड अ वेरी पोलाइट टर्म, आप डियर सभी के लिए लिख सकते हैं। लेकिन वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, व्हेन इन रोम डू व्हाट द रोमन्स डू, और उर्दू में उसे हम ट्रांसलेट करते हैं कि जैसा देश वैसा भेस, या आप यूं कह लो कि जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह की कन्वेंशंस माननी चाहिए। तो अगर आपके टीचर्स का ये ख्याल है कि उनके लिए आपको रिस्पेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, आपके बॉस के लिए आपको रिस्पेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप कर भी लें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इससे आप अगर किसी की अना की तस्कीन अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, या आप वैसे ही अगर पोलाइटनेस अपनी तरफ से भी शो करना चाह रहे हैं और आप रिस्पेक्टेड लिखना चाह रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन बताने का मकसद ये कि यू आर नॉट बाउंड टू राइट रिस्पेक्टेड, या यू आर नॉट बाउंड टू राइट सर, मैडम, एटसेट्रा। गॉट इट? तो फिर करना क्या है, कैसे लिखें अगर आप नेशनल पर्सपेक्टिव में लिख रहे हैं? तो मैं जैसे पहले कहा, एक तो आप डियर सर, डियर मैडम लिख सकते हैं, डियर के बाद नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन अब नाम में भी जरा ध्यान रखें कि वेस्टर्न कम्युनिटी में ना आपको अगर किसी को ईमेल आएगी कि जी डियर जुनेद शाहिद, मैं अपना नाम अगर बता दूं, तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है। वो किसी बड़े को भी अगर बगैर मिस्टर सर लिखे बगैर लिख देना तो वो ठीक है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में इस तरह की प्रैक्टिस शुरू कर दूं ना कि जी डियर मिस्टर शदाद सरफराज या डियर मिस्टर जुनेद शाहिद, तो उससे ये लगता है कि शायद बंदा ना जरा ज्यादा ब्लंट हो रहा है। मिसाल देता हूं ना, आप वैसे बात कर रहे हो, मैं लेक्चर दे रहा हूं आपको, और आप मैं किसी का नाम मिस्टर तलहा तनवीर अगर मैं यूं बुलाऊं, या मिस सानिया काशिफ, तो ऐसे लगेगा कि जैसे मैं या तो किसी को चैलेंज कर रहा हूं या मैं कोई टॉन्ट करने लगा हूं। मतलब मैं ना नॉर्मल रूटीन से हट के बात करता हुआ लगूंगा जब मैं मिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। मीन्स हमारे यहाँ ये जरा नेगेटिव कॉनोटेशन में है। हम किसी को चैलेंज करना हो ना, ओ मिस्टर,
तो तब शायद ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि हम किसी को यूं मुखातिब नहीं करेंगे। तो मैंने अगर किसी बड़े को लिखना हो तो मैं लिखूं जी डियर अजहर मसूद। मिसाल के तौर पर हमारे लाइब्रेरियन है जो मुझसे उम्र में और मैं समझता हूँ कि मुकाम में भी बहुत मुझसे बड़े हैं, तो मैं अगर वेस्टर्न कन्वेंशन फॉलो करते हुए डियर अजहर मसूद लिखूं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे वेस्टर्न कन्वेंशन मुझे इस हवाले से अंग्रेजी की कन्वेंशन नहीं रोकती, मैं डियर के साथ नाम लिख सकता हूँ, लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे इस रीजन में हमें जरा इनकी कन्वेंशन भी देखनी चाहिए कि मैं अपने बड़ों को अदब से मुखातिब करना तो मैं डियर सर अजहर मसूद लिख लूंगा तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, मतलब बल्कि एक पोलाइट एक्सप्रेशन आपने इस्तेमाल कर लिया। गॉट इट जी, यहां तक बात समझ आ गई? इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जी सर, ये तो सर ईमेल केस में हो गया, मतलब राइटिंग में हो गया, लेकिन सर मतलब बात थोड़ी सी फनी है। ऐसे होता है कि अगर हम वैसे जनरली किसी से बात कर रहे हो, जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं कोलीग्स को या किसी को कहता हूँ कि एक्सक्यूज मी, तो आगे से रिप्लाई आता है एक्सक्यूज्ड, या फिर मैं कहता हूँ थैंक यू, तो वो कहते हैं जानी कोई मसला नहीं, तो अपना ही भाई है तो कोई मसला नहीं, टेंशन न ले। तो जी हाउ कैन वी कम बैक मतलब इन दिस सिचुएशन? अच्छा देखो, ये तो चलो हो गई ना अटरली इनफॉर्मल रिलेशनशिप। जैसे आपने बताया कि आप अपने दोस्त को, जिसको आप जानी भाई कह के भी बुला सकते हैं, तो उनके साथ तो ये फॉर्मेलिटी है ही नहीं ना, उनको तो आप जैसे मर्जी बुलाए। नहीं नहीं और सर, उनको वो अमूमन तो हमें ईमेल करने की भी जरूरत नहीं ना पड़ती। देखो ईमेल मेरे ख्याल में ना, ईमेल इज अ फॉर्मल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप बिजनेस पर्सपेक्टिव में, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव में ईमेल करते ही तब है जब कोई आपने सीरियस बात, कोई फॉर्मल बात करनी हो। अदरवाइज तो आप सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज उन्हें भेज देंगे या उन्हें को फोन करके बात कर लेंगे। तो उसमें अगर कोई आप मतलब कोई ज्यादा फॉर्मल रिलेशन नहीं है तो आप ऐसे मर्जी मुखातिब करें। हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की बात कर रहे थे ना, या मैंने आपके सवाल का ठीक जवाब दिया या मैं शायद आपका सवाल समझ नहीं 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ना मतलब मेरा मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ तो बिल्कुल हम फॉर्मल नहीं होते, लेकिन अक्सर पर्सन सोसाइटी में ना मतलब ये इस तरह के मैनर्स फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन जो करे तो फिर उसको वो आगे से टॉन्ट किया जाता है। अच्छा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई टॉन्ट करेगा, लेकिन ये दुरुस्त बात है कि जाहिर है आप दोस्तों की महफिल में बैठे हैं या जनरल कोलीग्स भी बैठे हैं, तो आप बिला वजह वो लखनऊ वाले आदाब शुरू कर दे, उसकी जरूरत नहीं है। तो जी सर एग्जैक्टली। हाँ, मतलब वो ईमेल की कन्वेंशन तो ये है ना कि चलो आपने वो फॉर्मली आप एक ईमेल कर रहे हैं और उसमें अमूमन आप मल्टीपल लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने उसकी कन्वेंशन बताई। बाकी आप अपने कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ जैसे रहते हैं नॉर्मली वैसे रहें, और उन्हें, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ख्याल रखें ना कि आप बहुत ज्यादा कैजुअल, बहुत ज्यादा लेजरली उन्हें ना मुखातब करें, ताकि फिर वो भी आपके साथ वैसे ही कैजुअल और लेजर होंगे। तो मुझे मिसाल के तौर पर मेरा कोई बहुत दोस्त भी हो ना, कोई प्रोफेशनल सिनेरियो में कोई मुझे मेरा नाम लेके कि तुम कह के बात करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और इसी तरह मैं भी किसी को तुम कह के बात नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा कोलीग मेरे साथ ऑफिस भी शेयर कर रहे हो वो। तो हमें एक प्रोटोकॉल का तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप बेशक दोस्त हों, अच्छे दोस्त हों, लेकिन प्रोफेशनल स्पेस पे ना थोड़ा सा लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी मेरा जाती ख्याल है कि आपको रख लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है एग्जैक्टली सर, ओके। जी। तो उसके बाद जी, यहां तक जितने हमने पॉइंट्स डिस्कस किए सभी को समझ आ रही है जी? यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट। तो दूसरी बात ये थी कि हमारे लोग ना, हमारे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि देखें हम पाकिस्तानी हैं और एक अच्छी कन्वेंशन है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो सलाम करते हैं, चाहे कोई अजनबी हो या जानने वाला हो, तो हमें से ज्यादातर लोग अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो हम लोग ना ईमेल्स करते हुए भी बड़े कंफ्यूज होते हैं कि चाहे क्या अस्सलाम वालेकुम लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। अब ये बात मैं खास तौर पे ना जरा मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव में कर रहा हूँ। ये जो ईमेल की जब मैं बात समझाता हूँ तो शायद ये कुछ लोगों के लिए उतनी रिलेटेबल ना हो जो ईमेल नहीं करते, लेकिन जिनको ईमेल करनी पड़ेगी उन्हें जरा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं तो इट इज एक्सेप्टेबल, आप गुड मॉर्निंग लिखते हैं ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे ना तो भी ये कोई बुराई नहीं है, आप डायरेक्ट सैल्यूटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि मैं सलाम करूं तो आप अस्सलाम वालेकुम लिख के उसके बाद कॉमा लिखे और उसके बाद डियर सर मैडम के साथ आप बात स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बात इतनी ही थी। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाती है जरा ना एक्सप्रेशंस यूज करने के हवाले से मैं अब आपके साथ दूसरी स्लाइड शेयर करता हूं, क्योंकि इस स्लाइड में मैंने सिर्फ इतना ही डेटा डाला हुआ है, लिखा हुआ है। और तब तक आपका कोई सवाल हो तो आप वो भी मुझसे पूछ लीजिए व्हाइल आई एम शिफ्टिंग माय स्लाइड्स।
I would like to welcome questions from Mr. Sheikh Noman and Mr. Akhtar. आप अगर कोई सवालात आपके हों तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। और वकार हमारा, मैं मतलब ऑलरेडी 15 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ, लेकिन कोई ज़्यादा मसला तो नहीं अगर हमारा सेशन को 15-20 मिनट मजीद लंबा हो जाए। और आप लोग खुश होकर अटेंड करेंगे या को मजबूरन अटेंड करेंगे कि जी अब सर ने कह दिया तो हम सिर्फ कर्टसी बेस पे ही उसको अटेंड करें? ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए जी, अब मैं ज़रा बात करूंगा ज़्यादा राइटिंग से रिलेटेड, लेकिन ये हमारे ना बोलते हुए भी ज़रूरी है ये बात, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये राइटिंग के लिए ही ज़रूरी है ये बात। तो मैं आपको बताता हूँ, बस एक मिनट मुझे दीजिए व्हाइल आई एम शिफ्टिंग माय स्लाइड्स। हाँ, सो नेक्स्ट पॉइंट, मुझे ना अब ज़रा डिफरेंट जो स्लाइड्स हैं उन पे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्लाइड में मैं ये डेटा फिट नहीं कर सका था। चलो, स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड ऐड अनदर स्लाइड। जी, आई होप द नेक्स्ट स्लाइड इज विजिबल। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट इज राइट इन कंक्रीट एक्सप्रेशंस। कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस का क्या मतलब है? मेरी आवाज ठीक आ रही है जी सबको? जी सर, सही आ रही है। ऑल राइट। सो ये भी एक 7 सीज से मैंने लिया है ये पॉइंट को, जो आपको 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है ना, लेकिन उसको मैं जरा रिलेट करता हूँ अपने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से। देखिए, हम जब बात करते हैं ना गोल मोल सी बात, तो वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जुमरे में नहीं आती और वो इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ ना एक जनरल ट्रेंड है कि मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अब वो जो 5 मिनट है, सुनने वाले को भी अमूमन पता होता है कि ये 5 मिनट 5 मिनट नहीं है, कोई 15, 20, 25 मिनट भी हो सकते हैं। तो कोई आप दोस्त को कहेंगे जी मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तो उसका वो दोस्त भी मतलब जानता होगा कि 5 मिनट का मतलब 5 मिनट नहीं है। इसी तरह आप अगर इसे फॉर्मल लैंग्वेज में देखो, हम कहते हैं कि जी ओपनिंग सून या आई एम अराइविंग सून। अब ये सून जैसे लफ्ज जो है ना, ये बड़े वेग लफ्ज हैं। इनका नहीं मतलब आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि सून का मतलब आज शाम तक है, सून का मतलब 1 घंटे तक है, या सून का मतलब 1 हफ्ता है। सो इस तरह के जो वर्ड्स है ना, जो स्पेसिफिक ना हो और जनरल हो या वेग हो, उन्हें जरा अवॉइड करना चाहिए। आपने देखा होगा हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी में जो लोग हैं ना, चाहे आप कोई दुकानदार भी हैं, कोई माल लेन देन करने वाले, चाहे कोई मतलब आप कस्टमर और क्लाइंट रिलेशनशिप है जिसमें आपके पास रोज कस्टमर्स आते हैं और आप रोज क्लाइंट्स को डील करते हैं, उसमें भी आप देखें ऐसे लोगों की ना इज्जत भी होती है जो जो कहते हैं वही करते हैं, एंड दे मीन देयर वर्ड्स एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर वर्ड्स। अगर उन्होंने कहा कि जी 2 घंटे तक पहुंच जाएगा, कोई कोई चीज पहुंच जाएगी, तो उसका मतलब 2 घंटे तक है। और अगर आप कह रहे थे ना पंजाबी में पायन हुनी आया, बस अब वो हुनी आया, ये वही वेग वर्ड है। और इसमें आप कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज कंक्रीट नहीं है, तो आप स्पेसिफाई कीजिए कि उसका क्या मतलब है। मतलब हुनी आया, या आप एग्जैक्ट टाइम बताएं कि आज शाम 4 बजे तक आएगा या आज दोपहर तक पहुंच जाएगा। मैं एक, ये स्लाइड जरा लंबी है तो मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि जी बजाय ये कहने कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट या शी इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसकी जगह अब देखो अगेन ये इट्स अ वेग क्लेम कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस किस टर्म में आप बयान करना चाह रहे हैं। तो या तो आप बताएं जी कि शी गॉट 3.95 जीपी आउट ऑफ 4 एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। मिसाल दे रहा हूं कि आप जब नंबर्स ऐड कर देते हैं ना उसमें, मतलब या तो अगर आप टाइम से रिलेटेड बात करें तो आप एग्जैक्ट टाइम बता दें, या अगर आप कोई नंबर से रिलेटेड बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स जब आप इंक्लूड करते हैं ना अपनी बात में, तो आपकी बात जरा ज्यादा पुर असर हो जाती है और उसे आप कहेंगे कंक्रीट लैंग्वेज। तो ये जो वर्ड्स है ना, जैसे सून, फ्यू, अ नंबर ऑफ, और वेरी, इस तरह के वर्ड्स जरा अवॉइड करने। और पंजाबी में या उर्दू में अगर आप बात करें तो जी
आप कह सकते हैं कि जी जैसे हुणे ही आया या थोड़ी देर तक आ जाएगा। अब वो थोड़ी देर या जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अब जल्दी का कोई ना हमारे पास पैरामीटर नहीं है कि जल्दी से मुराद क्या है या थोड़ी देर तक का से मुराद क्या है, वो 2 घंटे है, 5 मिनट है, 1 घंटा है या क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हैं जी? सो कंक्रीटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये कह रहे थे ना जैसे वो एक काम करने वाले थे तो उन्होंने कहा कि जी 5 अब उनका उनका मुझे पंजाबी का जुमला याद है कि 5-7 फुट लकड़ वध जाएगी। अब लकड़ी की वो बात कर रहे थे, मैं पंजाबी की आपको मिसाल शेयर कर रहा हूँ। अब ये 5-7 फुट, और असल में वो जो लकड़ी थी ना वो निकली कोई 9 फुट ज्यादा थी उस काम से, मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो ये जो 5-7 फुट, अब 5-7 जब आप एक अंदाजे के मुताबिक बयान करते हैं ना, या तो आप बता देंगे आई एम नॉट श्योर, मैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, सो आई हैव टू मेजर इट, ये बात कंक्रीट हो जाएगी अगर आप श्योर नहीं है किसी बारे में। या फिर आप बात वो करें कि जिसमें, मैं एक दफा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चा कितनी देर बाद खाता है, तो मैंने उससे कहा कि जी 2.5-3 घंटे बाद, या कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। अब डॉक्टर ने भी मुझे वही बात कही जो मैं खुद अपने बच्चों को सिखाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को, कि डॉक्टर ने कहा कि 2.5-3, पहले आपने 2.5 या 3 कहा और अब आप कह रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा हो गया, इसका मतलब आपकी बात मशकूक हो गई और आप टाइम का ख्याल नहीं रखते। तो डॉक्टर ने भी मुझे वही बात कही कि हम एक सर्टेन आंसर अगर दे सकें तो वो ज्यादा कंक्रीट है। क्लियर जी, बात समझ आई यहां तक? कोई सवाल है आपके? तो पूछिए। इज देयर एनी क्वेश्चन? हाँ, अच्छा देखो ना, अगर अनसर्टेनिटी हो, मतलब आप सर्टेन ही नहीं है कि कब होगा, आप किसी को तसल्ली दिलाने के लिए कह देते हैं कि कोई नहीं आप बैठे हैं थोड़ी देर तक आ जाएगा। अब वो बैठे हैं थोड़ी देर का मतलब वो आधा घंटा इंतजार करें, पौना घंटा इंतजार करें, लेकिन आप आए 5 घंटे बाद, अनसर्टेनिटी तो है ना यहाँ पे। तो उसमें मैं यही कह रहा हूँ सिर्फ कि आप या तो यूं बता दीजिए ना कि आपको भी नहीं पता, यू आर नॉट इवन श्योर, बट यू गेस कि वो जल्दी आ जाएगा, तब तो आप कह सकते हैं कि मेरी ये होप है कि वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। लेकिन आप अनसर्टन है खुद भी, तो दूसरे को ये बता दें कि आई एम अनसर्टन। कोई दुकानदार कहते जी कि ऑर्डर देता है जी शाम तक आ जाएगा। अब वो शाम एक तो स्पेसिफाइड नहीं है कि जी आपके मगरिब के बाद शाम शुरू हो जाती है, मगरिब के वक्त से शाम शुरू हो जाती है, तो वो किस टाइम आएगा। अब वो ग्राहक आपका इंतजार कर रहा है कि जी 7-8 बजे तक अगर दुकान खुली है और उन्होंने शाम का कहा था, तो मैं शायद जाके पता कर लूँ कि वो मेरा आर्टिकल आ गया होगा, लेकिन आपका आर्टिकल नहीं आता। शाम अभी चूंकि कॉन्टिन्यूड है, और वो शाम को आके रात 11 बजे 12 बजे आता है जब आपकी दुकान भी नहीं खुली। तो मतलब इट समटाइम्स एड्स इनकन्वीनियंस टू द अदर पर्सन। इसीलिए आप इस तरह की वेग लैंग्वेज से अवॉइड कीजिए जो अनसर्टन और ठोस ना हो, जुबान जो अल्फाज ठोस ना हो। ठीक है, आपको जितनी दुनिया में ना आप अगर देखेंगे प्रैक्टिकल आदमी, ऑनेस्ट लोग जितने भी हैं, वो आपको ना वेग एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, आप जितने मतलब वो देखेंगे ना कि जरा कहानीबाज लठबाज किस्म के लोग, वो इस तरह के अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अवॉइड कीजिए इस अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में भी और जनरल कम्युनिकेशन में भी ना जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स है ना और जो कंक्रीट नहीं है उनको अवॉइड कीजिए। क्लियर जी? ऑल राइट, सो चले मैं मजीद इनमें अगर कोई पॉइंट है तो फटाफट बताता हूँ आपको। हाँ, अब ये पॉइंट है जो आप में से शायद कुछ लोग इससे रिलेट कर पाए। ये भी क्लैरिटी से रिलेटेड है। क्लैरिटी का मतलब ये है कि देखो हमारी कम्युनिकेशन का मतलब, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हम उसे कहेंगे जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, जो जितना आसानी से लोग समझ सकें अपनी आपकी बात को। अब हमारे यहाँ क्या होता है, लोग ना अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए बाजुकात अनफेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, चाहे उर्दू हो या अंग्रेजी हो। और बाजुकात उनको ना खुद भी उनके
अप्रोप्रिएट यूजेज का, उनके मीनिंग का नहीं पता होता। तो क्लैरिटी का जब हम कहते हैं ना कि क्लैरिटी वाली प्रॉपर्टी आपकी लैंग्वेज में हो, यू मस्ट बी क्लियर, तो उसका मतलब ये है कि आप आसान तर अल्फाज में बात करें। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ किसी को इम्प्रेस कर देना नहीं है क्या जी, आप अपनी लैंग्वेज से किसी को इम्प्रेस करें, लेकिन पहला पर्पज ये है कि आप दूसरों को अपनी बात समझा सकें। ठीक है, तो जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स हों वो इस्तेमाल करें, जो फेमिलियर वर्ड्स हों अपनी जुबान अपनी गुफ्तगू में वो इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी। मैं मतलब अगर कहूं कि वो लफ्ज अभी आ रहा था ज़हन में कि मतलब उसका आना मुहाल है। अब जाहिर है ये कोई इतना मुश्किल वर्ड भी नहीं है, खैर, लेकिन ये इतना कॉमन वर्ड भी नहीं है। तो हम कोशिश करें, मैं अगर ये कह दूं कि जी उसका आना आज मुश्किल है, तो इट विल सर्व द पर्पस बेटर, क्योंकि ज्यादा लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। और ये डिपेंड करता है कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँ जी कि वी शुड नॉट बाइफरकेट द रीजंस। अब बाइफरकेट एक औखा लफ्ज है। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं उसका मीनिंग जानते हो। बाइफरकेट का मतलब होता है चीज को दरमियान से डिवाइड करना, डिवाइड इन टू पार्ट्स। लेकिन सिंपली मैं डिवाइड भी तो कह सकता हूँ ना कि वी मस्ट डिवाइड द रीजन इन टू वेज या टू पार्ट्स। ठीक है, तो बाज़ हम अनफेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल कर देते हैं सिर्फ अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। तो इंप्रेशन कम्स लेटर, क्लैरिटी शुड कम फर्स्ट। आप अपनी बात इजीली लोगों को समझा सकें। तो जैसे जी यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मिसाल दी हुई है जो कि हो सकता है आप लोग जानते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो लेस फेमिलियर हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट लेस फेमिलियर वर्ड है जी सबसीक्वेंट। अब आप इसकी जगह पे डायरेक्ट आफ्टर का लफ्ज भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये फॉर एग्जांपल ईजी आप इस्तेमाल करते हैं, ये तो खैर ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन स्टिल इट इज अ बोरो टर्म, ये लैटिन से ली गई है। फिर पे, तनख्वाह जिसे कहते हैं, एक सादा लफ्ज है, उसकी जगह आप रेम्यूनरेशन इस्तेमाल करें लफ्ज, इसका मतलब होता है उजरत। अब हो सकता है रेम्यूनरेशन बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि वो डेली वेजर के लिए आप कह सकते हैं जी हिज डेली रेम्यूनरेशन, यानी उसकी उसकी एक दिन की दिहाड़ी इतनी है। आपने अगर बताना हो तो अंग्रेजी में आप बताएं कि जी उसकी एक दिन की हिज वन डेज रेम्यूनरेशन इज 5,000 रुपीज फॉर इंस्टेंस। तो ये लेस फेमिलियर वर्ड है। इसी तरह इनवॉइस एक सिंपल लफ्ज है जो कि ज्यादा लोग समझते हैं। आप उसे कह लें स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट्स, स्टेटमेंट फॉर पेमेंट्स, तो आपने बिला वजह औखा कर दिया। ठीक है जी। सो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, आई होप। कर्टसी में आपको समझा चुका हूं, और इसमें करेक्टनेस की भी बात हो गई। और लेट मी शेयर सम मोर पॉइंट्स विद यू। एक दो पॉइंट्स वकार हम मजीद शेयर करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। अगर आपके सवालात हों तो वो भी आप सोच लीजिए, दरमियान में भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नाउ आई एम शेयरिंग अनदर स्लाइड, जो कि मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट्स ना मिक्स्ड हैं असल में स्लाइड्स में। तो वी विल हैव अ पॉज ऑफ सम सेकंड्स, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ। और तब तक आप लोग जरा अपना आइडिया जरा याद रखें कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का जो यूजेज है ना, उसको हमें कैसे करना चाहिए। ये मैं आप लोगों से मेरा सवाल है, आप सोचें तब तक मैं स्लाइड्स चेंज कर रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या ताल्लुक है। जी, तो किसी के जहन में आया जी आइडिया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस विद इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो चले, आप में से अगर कोई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मुझे फर्क बता सके सिंपली इन सिंपल वर्ड्स, तो वो भी चल जाएगा।
ये ऐसी चीजें जो हम बचपन से सीख रहे हैं। एंड आई बिलीव दिस शुड बी द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज सेशन। इस पॉइंट के बाद मैं ये सेशन एंड कर दूंगा। तो लेकिन पहले मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बल्कि आपके सामने भी लिखा है। हाँ जी। ठीक। हम्म। देखें, एक होता है डायरेक्ट काम करना, व्हेन द एक्टर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी हर काम को करने वाला कोई बंदा होता है ना, कोई सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट से मुराद है आपका एक्टर। अगर किसी को नहीं पता तो मैं याद करवा दूं। जब आपका सब्जेक्ट यानी एक्टर ऑफ द सेंटेंस इज एक्चुअली डूइंग समथिंग और आप उसके बारे में बताते हैं, सो ये है एक्टिव वॉइस। लेकिन बाजूकाल होता है कि आप एक्टर को एंड पे ले जाते हैं या एक्टर मिसिंग होता है कि ये काम किसने किया। जैसे मैं कहूँ अ लेटर वॉज रिटन, अब बाय हुम ये नहीं पता, यानी वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया लेकिन करने वाले को आपने या तो गायब कर दिया या एंड पे लेकर, दैट वुड बी पैसिव वॉइस। ये स्लाइड्स में भी इसकी मिसाल दी हुई है, मुख्तसरन आपको बता देता हूं। जी, सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये लिखा हुआ है, इन एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, एज इन द हार्ट पंप्स द ब्लड। अब ये सिंपल बात है कि जी हार्ट यानी एक्टर है, क्या एक्ट करता है, वर्ब जो है सेंटर में आ गई, और ब्लड मतलब हार्ट खून को पंप करता है। ये एक्टिव वॉइस है, सीधा सीधा सेंटेंस है, यानी एक्टर ही काम कर रहा है। और पैसिव वॉइस क्या था कि आपका ऑब्जेक्ट पहले आ गया और सब्जेक्ट एंड पे चला गया, यानी दूसरा जो सेंटेंस है द ब्लड इज पंप्ड, ये है पैसिव वॉइस। इसमें तो आपने सब्जेक्ट वैसे गायब कर दिया ना, आपको नहीं पता कि एक्टर कौन है। या द ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट, अब इसमें आप सब्जेक्ट ले आए लेकिन वो एंड पे है आपका, यानी एक्टर जो है ना वो एंड पे है। एक्टिव और पैसिव का फर्क पता चल गया जी। अब ये क्यों जरूरी है ये आपको बता देता हूं। देखें, इट इज बिलीव्ड कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में या इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा एक्टिव वॉइस में ज्यादा बात करते हैं। और ये आपकी शख्सियत की भी इजहार है कि अगर आप पैसिव वॉइस में बात करते हैं तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो आपकी शख्सियत भी जरा पैसिव हो जाती है और आप कोई एक्टिव इनिशिएटिव लेने वाले बंदे हैं ही नहीं। तो इसी तरह चाहे आप लिख रहे हों या बोल रहे हों, इट इज बिलीव्ड ऑलवेज, इट इज प्रेफर्ड टू ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस। लेकिन उसकी एक दो शराइत हैं, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, द एक्टिव इज द नेचुरल वॉइस इन विच पीपल यूजुअली स्पीक और राइट and its use is less likely to lead to wordiness and ambiguity। तो चलें आगे मिसाल देते हैं जी। अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट पैसिव क्या है? अगर बाजुकात आपने पैसिव वॉइस करना हो तो वो पैसिव वॉइस भी अप्रोप्रिएट हो सकता है। अगर अगर बंदे का काम, आप ये डिपेंड करते हैं ना कि आपने अपने सेंटेंस में किस बात को हाईलाइट करना है, उसके मुताबिक आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो बेहतर होंगे। जैसे लिखा हो जी, एडवर्ड जेनर्स वर्क ऑन वैक्सीनेशन वाज पब्लिश्ड इन 1796। अब ये पैसिव वॉइस है लेकिन ये अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि आप एडवर्ड जेनर वर्क वो जरूरी है, लेकिन उसको पब्लिश किसने किया ये जरूरी नहीं है। लेकिन उसका काम वैक्सीनेशन पे जो था वो कब पब्लिश हुआ ये बात बताना जरूरी, इसलिए आप इसको मतलब पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। और यहाँ पे पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना ही अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन बाजुकात पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना इन अप्रोप्रिएट है। जैसे मैं अगर लिखूं, ऑल डोर्स टू द बायोलॉजी बिल्डिंग विल बी लॉक्ड एट 9 AM, मतलब जी सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे 9 PM तक। लेकिन कौन करेगा ये नहीं पता। एक्टिव वॉइस होगा कि अगर आप सब्जेक्ट का जो यानी जो सब्जेक्ट है या डूअर है ना, उसको शुरू में लिखे, द कस्टोडियन विल लॉक ऑल द डोर्स टू द बायोलॉजी बिल्डिंग एट 9 PM। इस बात का बोलते हुए भी ख्याल रखें और लिखते हुए भी ख्याल रखें कि आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस कब इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इसमें एक और केस भी आ जाता है। देखें, वो जैसे हम बात कर रहे थे ना, टू अवॉइड ब्लेमिंग एंड एक्विजिशन। अगर कहीं हो रहा हो ना कि जी आपने ब्लेम का तासुर लगे कि जी अगर आप एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, यानी आपने किसी नेगेटिव काम की जिम्मेदारी बतानी है कि जी
यू ड्रॉप्ड द ग्लास फ्रॉम द टेबल, ठीक है, यानी आप कह लें कि जी हिना ड्रॉप द ग्लास फ्रॉम द टेबल। अब यहाँ पे ना एक तरह का नेगेटिव काम की जिम्मेदारी दे रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप अगर एक्टिव वॉइस ना भी इस्तेमाल करें तो बेहतर है। मतलब आप कह सकते हैं द ग्लास वाज ड्रॉप्ड एक्सीडेंटली बाय हिना, या द ग्लास वाज ड्रॉप्ड सिंपली ऑन द टेबल। आप नाम अगर निकाल भी दें तो वो पैसिव वॉइस जो है आपकी इंटेंसिटी लो कर देता है, आपका वो जो ब्लेमिंग एक्यूजेशन और वो जो इल्जाम ठहराने वाली बात है ना, उससे आपकी जान छूट जाती है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क। सो मैं देख लूँ अभी तक बाय द एंड ऑफ द सेशन हमारे साथ कौन कौन लोग हैं मौजूद, हमारे स्टूडेंट्स और कॉलीग्स में से। चलें, दैट्स फाइन। तो चलें जी, तो मेरे ख्याल में वकार वी शुड एंड द सेशन नाउ। मेरे पास और बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन फिर वो हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज के लिए इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। जो ज़्यादा अहम पॉइंट्स थे वो मैंने ज़्यादा शुरू में बयान किए, एंड आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे। तो अगर आपके कोई सवालात हों तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, कोई क्लैरिटी किसी पॉइंट किसी एस्पेक्ट में ना हो तो वो भी पूछ लीजिए, को मजीद अगर आपके जहन में कोई पॉइंट हो वो बयान करना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। वी कैन हैव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन इट। नो सर। चलें, हमारी ऑनलाइन क्लासेस का ये अलमिया भी है। सो वकार, शुड वी एंड द क्लास हियर? शुड वी सर एंड? जी जी। सर अगर कोई क्लाइंट या कोई ऐसा शख्स या टीम कोई बार बार ऐसी बात ही करती है जो दिल आजारी होती है, यानी वो हम पर पॉइंट आउट ही करती है, तब भी हाश ना हो। देखो, इट डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में हैं। अगर तो आप कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में हैं और आपका काम ही ये है कि कस्टमर्स को आपने डील करना है और उनकी बात मतलब आपने उनकी उनकी जो ग्रीवेंस है, उनका जो आइडिया है उसको तरीके से डील करना है, तो तब तो आपने मतलब वो नेगेटिव नहीं होना। देखो, मैंने आपको वो जो कंप्लेंट्स वाली मिसाल दी थी ना, वो एक ईमेल भी पढ़ाई थी कि जिसमें आपने बाजुकात किसी की तबीयत भी अगर सेट करनी हो तो मजा यस सर। तब है। मतलब बाजुकात हमें प्रैक्टिकल लाइफ में किसी की तबीयत सेट करनी पड़ जाती है बाजुकात, तो उसमें ये ना लगे कि आप मतलब खुद हार्श हो गए हैं, कुछ डंग मारने लगे हैं, ऐसा तासुर ना मिले। आप उसको ह्यूमरस वे में जो है वो बाजुकात उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। चलो, ये मुझे ना एक बात, वो बल्कि पॉइंट मेरा मिस हो गया, मैंने इस स्लाइड्स में ऐड करना था कि जरूरी नहीं कि आप हर बात को जो है ना वो तल्ख अंदाज में ही, अगर कोई तल्ख बात कर रहा है तो आप उसे तल्ख अंदाज में जवाब दें। बाजुकात ना आपका जवाब इस तरह से विटी हो सकता है, जैसे आप कहते हैं ना विटी, मतलब हाथ दिमागी का इस्तेमाल करते हुए आप उसे जवाब देते हैं। जैसे भुट्टो साहब की एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, मैंने सुना था एक टीचर मेरे बयान कर रहे थे कि आजकल तो ट्रेंड है वैसे डायरेक्ट ही जूते मार देते हैं लोग जलसे वगैरह में खिताब करते हुए, लेकिन उस दौर में ना जब भुट्टो साहब खिताब कर रहे थे तो एक दफा एक आदमी ने उनकी तरफ जूता किया और उन्हें उन्हें स्ट्रेट जूता दिखा रहा है वो जलसे के दौरान ना, जहां तक मैंने सुना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, तो अब भुट्टो साहब ने वो देखा और इट वाज ह्यूमिलिएटिंग ऑब्वियसली। आप एक मुल्क की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको जूता दिखा रहे हैं, यानी कि तुम्हारी बात की और तुम्हारी ये वैल्यू कि हम तुम्हें जूता दिखाते हैं या तुम्हें मतलब आप समझ गए होंगे इसका मैसेज। अच्छा, अब इसमें दो तीन ऑप्शंस थे। हार्श ऑप्शन ये था कि जी अब चारों तरफ तो जियाले थे, वो एक छोटा सा भी इशारा हो रहा था ना, वो जियालों ने उन्हें उस बंदे को वहीं पे पकड़ के फैंटी लगा के उसकी हड्डियां उड्डियां तोड़ देनी थी। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि भुट्टो साहब जो है वो खुद स्टेज से गुस्सा कर जाते और वो वहां से ही मतलब इशारा करके या कोई जवाब दे के कह देते कि दिस इज इनअप्रोप्रिएट, और वो उसकी मतलब स्टेज पे सर कॉपी कर देते। तीसरा तरीका ये था कि आप इसको विटी तरीके से ना रिफ्यूट करते, डाइवर्ट करते। वो ये था कि उन्होंने कहा कि जी हाँ हाँ मुझे पता है जूते महंगे हो रहे हैं, इसका भी करते हैं कुछ। अब ये इसका उनका एक विटी रिस्पॉन्स था जिसने ना मतलब एक तल्ख बात को मजाक में डाल दिया और उसकी इंटेंसिटी कम कर दी। तो इसी तरह आप बाजुकात अगर कोई ऐसा रिस्पॉन्स दे सके ना कि जो अप्रोप्रिएट भी हो और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, तो मेरे ख्याल में इट सर्व्स द पर्पस। लेकिन इसके लिए जरा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है जो आप बाय टाइम सीख जाते हैं। ओके सर, थैंक यू।
जी, is there any other question, or we should end the session here? Dear Sir Junaid, may I add some feedback into your discussion? जी, please. So first of all, I will like to get I'm really actually impressed that you have gone out of the way for arranging this webinar. It was very effective, and I really appreciate your order and your enthusiasm for doing so. And obviously, as our dear students have learned a lot, so did I, as you have mentioned about these approaches in our study in pedagogy. So usually we are going for the direct approach, but I think, as you have mentioned, so smoothly and so lightly that हमें अपनी देसी मिसालों को भी incorporate करना चाहिए. So I really enjoyed listening to your session, and thank you so very much. जी, थैंक यू सो मच मैडम, अगर आपने इस बात को सुना, एंड आई एम रियली हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल कि आपने आपका मतलब फीडबैक भी इसमें पॉजिटिव है. तो मैं मतलब मेरे पे एक प्रेशर भी यही था कि स्टूडेंट्स के अलावा मेरे बहुत सारे कॉलीग्स भी मुझे सुन रहे होंगे, तो And ऐसा ना yes, हो कि मैं exactly. उनके लिए You have इरेलेवेंट हो गया हूँ. kept it an open invitation for all. This is so generous, and it is simply the magnanimity of your heart. So we really appreciate it. चलें, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक मैम. थैंक यू सो मच. Yes, thank you, sir. जी, Over to you. जी, so is there any other point to discuss? Is there any question regarding today's session? So मेरे ख्याल में वकार साहब कुछ ज़्यादा सवालात नहीं है. So we should end it here. So जी प्लीज. चलें जी, वेलकम एंड आई कंसीडर योर कॉम्प्लीमेंट. लेकिन बहरहाल इट वाज माय ड्यूटी, आई कंसीडर इट माय ड्यूटी, और आई शुड बी अवेलेबल फॉर माय स्टूडेंट्स एवरी टाइम, स्पेशली तब जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाने वाले हैं. तो अब आई होप कि इसका कुछ फ़ायदा भी होगा लोगों को जिन्होंने अटेंड किया. और अगर वैसे ऑनलाइन क्लासेस से बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई थी, फिर एक ऑनलाइन सेमिनार हमें करना पड़ा. अगर इन कैंपस होता ज़्यादा अच्छा होता, शायद ज़्यादा इफेक्टिव होता, लेकिन ऐसे भी ठीक ही रहा है होप. तो बहरहाल आप आइंदा भी जब भी कभी चाहें तो मैं हाजिर हूँ. आप जब प्रोफेशनल फील्ड में भी चले जाए तब भी मेरी को किसी मामले में ज़रूरत पड़े तो आई से यू मोर देन वेलकम. So this is all for today, ladies and gentlemen. We should end it here, and I wish you farewell. इस दवा के साथ आप जब प्रोफेशनल फील्ड में जाएं तो एक्सेल करें हर फील्ड में, हर मामले में. तो बहरहाल दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. पीस आउट. अल्लाह हाफिज. Thank you so much, sir. थैंक यू सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.